आज की हमारी कहानी शुगर नाम के इस बंदे के ऊपर है, जो कि वैसे तो बाकी से कैरेक्टर की तरह चोमू है, लेकिन ऑफ कोर्स एक गेम में आने के बाद हमारे भाई की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है अपना भाई। और अभी वो एक स्टेज 0 पे है, जहाँ पे वो एक पिरामिड को बचा रहा है इन लाखों हजारों मुर्दों से। बेशक वही सुपर हीरो वाली हरकतें, वो लाखों हजारों मुर्दे जो होते हैं हमारे भाई के ऊपर हमला शुरू करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपना भाई जो होता है अपनी बिल्ली को पिकाचू की तरह अपने कंधे पर रख के उन लोगों के ऊपर एटॉमिक अटैक करना शुरू कर देता है। बेशक वही हीरो वाली हरकतें जो अपना भाई अभी भी कर रहा है। अपने भाई के पास इस पूरी दुनिया में यानी गेमिंग दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स है। लेकिन तभी हमारे भाई को रियलाइज होता है कि भैया वो इस पिरामिड को फालतू से पिरामिड को काफी दिनों से बचा रहा है। क्या मतलब हमारे भाई के अंदर भी स्पाइडरमैन का कीड़ा आ चुका होता है एंड वो सीधे उछल उछल के हमला कर रहा होता है। हमारा भाई जो कि उन मरे हुए हड्डलों को मार रहा होता है, तभी से रियलाइज होता है कि भैया ये लोग तो अब एक साथ मिल चुके हैं और कुछ बड़े बड़े गोरिल्ला भी बना रहे हैं। क्या मतलब इससे गॉडजिला वाली मूवी की याद आ गई। जब अपने भाई को पता चलता है कि उन लोगों से घिर चुका है, तब वो अपने स्पेशल अटैक यानी 1000 ग्रेव का यूज करता है। उस अटैक को यूज करने के बाद अपने जो भाई होता है जमीन से कुछ ग्रेव्स निकाल देता है और उन बड़े से गोरिल्लास को मारने के बाद अपने जो भाई होता है फिर से नीचे जाता है और उनको कुटाई करना शुरू कर देता है। पर क्या तुम लोगों को भी लगता है कि अपना भाई हमेशा से ऐसा पावरफुल था? बेशक नहीं। ये बात असल में 1 साल पहले की जब फायर नेशन ने अटैक किया था। लेकिन तभी हमें पता जाता है हमारे सूगी के बारे में, जो कि बिल्कुल एक ऑर्फन बच्चा होता है। क्या मतलब इसका क्रेडिट भी हम ट्रकों को दे सकते हैं। हमें हमारे भाई के बारे में और बताया जाता है कि असल में एक एलीट हाई स्कूल में पढ़ता है। अपना भाई बाकी सारे इसेकाई चोमू की तरह बिल्कुल यही सोचता है कि भाई वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, उसके पास ना कुछ है। पर इस चोमू को कौन बताएगा कि असल में भाई ये एक इसेकाई एनिमे है। और यहाँ पे लोग जो सोचते हैं ना, हमेशा उनका उल्टा ही होता है। हमें ये भी पता चलता है कि एक इजिप्शियन प्रिंस है जो कि असल में $100K की मांग करता है। लेकिन अपने भाई को ये नहीं पता कि असल में उसके कोई चच्चा लगते थे, उन्होंने उसके लिए 10 बिलियन येन बचा के रखे है, जो कि अपना भाई गेम्स में उड़ा सकता है। अपना भाई जो कि शिन्यू प्राइवेट एकेडमी में पढ़ता है, वो उसके पास बॉयज डॉर्मिटोरी में ही पढ़ा रहता है। हमारा भाई जिसके माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़ चले गए एक टॉफी देके, इसलिए हमारे भाई को अपनी जिंदगी जीने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दिन भर रात भर बस काम काम काम, और बिल्कुल ऑलराउंडर की तरह सारे काम करता है। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन उसकी जिंदगी पलटना शुरू हो जाती है। अपना भाई जो कि मस्त स्विमिंग पूल के पास अपना गेम खेल रहा होता है, उसके सामने कुछ बंदे आते हैं, उसको बुली करते हुए कहते हैं, हाँ भाई बता तूने क्या यहाँ पे कोई पिंक वाली लड़की देखी है? अपना भाई मना कर देता है, कहते नहीं मैंने नहीं देखी। वो लोग कहते तो यहाँ पे है क्यों? फिर अपना भाई उन्हें कहता है यार मैंने नहीं देखा है, वैसे भी मैं यहाँ पे स्विमिंग पूल साफ करता हूँ, मेरे को तैरना भी नहीं आता। इतना सुनने के बाद उन बुली में से एक बंदा जाता है और उसकी बिल्ली को वहाँ पानी में फेंक देता है। वो अपनी बिल्ली वन कोई को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। और द फैक्ट कि भाई अपने भाई को तैरना नहीं आता वो सच होता है। शाम को भगवान की कृपा से हमारा भाई बच जाता है और उठता है, अपनी बिल्ली को देखता है। वही सामने उसके एक रेंचो नाम का एक बंदा होता है, जो कि अपनी चिपकी हुई गर्लफ्रेंड के सामने फ्लेक्स ना मारते हुए हमारे भाई को बताता है कि असल में एक पिंक बाल वाली लड़की आई थी जिसने तुम्हें ऐसे मतलब बचाया है। उस लड़की का नाम री होता है, जो कि एक अमीर बाप की बेटी होती है। री की डैड का असल में गेमिंग का बिजनेस है, जहाँ पे गेम्स बनाते हैं, जो कि काफी ज्यादा जानी मानी कंपनी है। हमें बताया जाता है कि री जो असल में स्मार्टेस्ट, क्यूटेस्ट एंड परफेक्ट है। बिल्कुल हर फील्ड में लड़की आगे है और सभी लड़कों के दिल में भी। क्या मतलब रेंचो को देख के अंदर मेरे अंदर भी रिज आ रहा है। वेल ये बात तो है, रेंचो ने बिना फ्लेक्स मारे सारी की सारी सच्ची घटना बता दी होती है हमारे भाई को, ताकि तुम लोगों को भी एक रेंचो की गर्लफ्रेंड मिल जाए, इसलिए 1 लाख मार देना। रेंचो की दुआ पड़ेगी तुम्हें। वही हमारे सुगन को बस एक ही लास्ट टाइम चीज याद होती है कि असल में किसी एक पिंक हेयर वाली लड़की ने उसे केस किया था। मतलब भाई सब भूल गया, लेकिन भाई को ये चीजें भी याद है। वही रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना भाई चौकीदारी कर रहा होता है। वहीं पार्क में उसे मिलते हैं निब्बा निब्बी, जो कि अलग ही कार्यक्रम कर रहे होते हैं। हमारा भाई उनके पास जाता है और कहता है क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? एंड वो लोग वहां से भग के वहां से चले जाते हैं। क्या मतलब फूटी किस्मत। वही सारा काम खत्म करने के बाद अपना जो भाई होता है वो अपने पीसी पे जाके बैठ जाता है और बाजू के लैम्प से लाइट चुरा के अपना मस्त गेम खेलने लग जाता है। क्या मतलब भाई गेमिंग के लिए कुछ भी कर सकता है। अपना भाई पूरी रात डेंजन सेंचुरी नाम के गेम को खेलता रहता है, जिसका बस एक ही काम है, दूसरों की जेब से बस पैसा लूटना। क्या मतलब अपने भाई पे पैसा नहीं है, इसलिए उसके पास कोई स्किन भी नहीं है। अपना भाई इस गेम को तब से खेल रहा है जब से गेम रिलीज हुई है, वो भी हर रात को खेलता रहता है इसी गेम को। और इसी के कारण यानी कि मैक्स लेवल जो 99 होता है लास्ट लेवल को हराने के लिए, हमारा भाई उस लेवल से कहीं ज्यादा गुना आगे है। हमारा भाई एक कैरेक्टर को प्ले करता है जिसका नाम है ग्विन, जिसका लेवल 180 है। एंड ये भाई अपना एक हेलमेट पहनता है, साथ ही साथ एक रेड स्कार्फ। अपना भाई एक अर्बन किंग जैसा बन चुका है, क्योंकि अपना भाई जो है वो अकेले बस अपने डंडे से लास्ट लेवल को हरा सकता है, और वो भी सिर्फ अपनी एक स्टिक से, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो ऑफकोर्स अपने भाई का एक अलग ही टोरा है। सब लोग हमारे भाई के बारे में सोचते हैं कि भाई ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, ये पक्का ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन असल में हमारा भाई जो असल में अमीरों की दुनिया में एक छोटा सा गरीब है। वहीं तभी क्योंकि अपने भाई ने पूरी गेम ही कंप्लीट कर लिया है, तो इधर उधर बस घूम ही रहा होता है अपनी गेम में। उसे एक पिंक हेयर वाली लड़की मिलती है, जो कि बस भाग रही होती है एक मशरूम जैसे राक्षस से। और बेशक वो कितनी ज्यादा नालायक होगी वो तुम इसी अटैक से पता कर सकते हैं कि उसने ग्रास टाइप पे वाटर टाइप का अटैक किया है। अब तुम लोग भी समझ जाओ भाई कैसी नालायक लड़की है। इसने तो पोकेमोन नॉलेज सबको ही होता है भाई। खैर तभी अपना भाई जाता है और अपने एक डंडे से उस पूरे मोंस्टर की ऐसी की तैसी कर देता है और ये लड़की चेप होना शुरू हो जाते हैं अपने भाई के।
वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, अपना नाम रे बताती है और लेवल 11 की बताती है और हमारे सुगन की लेवल के बारे में पूछती है। लेकिन तभी हमारा भाई जो होता है वो शट डाउन हो जाता है उसका पीसी, क्योंकि जिसकी बिजली वो चुरा रहा था उसने अपना बिजली का बिल नहीं भरा। हमारा भाई ऑलराउंडर बनने की कोशिश करते हुए चढ़ जाता है लैंप के ऊपर ताकि उसे ठीक कर सके, लेकिन जब उसे ठीक कर ही रहा होता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वो देखता है उस पिंक हेयर वाली लड़की रे को। अपना भाई बिल्कुल एक स्टॉकर की तरह बस उस लड़की को घूरे जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी दोस्त बाहर आती है और कहती है घर में माँ बहन नहीं है जो यहाँ पे आ रहा है, और एक तकिया उसे मुंह पे फेंक के मारती है एंड वो नीचे गिर जाता है अपना भाई। खैर उस लड़की का नाम माँ की था एंड से कोई गाली नहीं देगा। अगले दिन जब अपना भाई मिस्त्री वाले काम कर रहा होता है उसे देखने को मिलता है कि असल में रे उसकी जो दोस्त है असल में एक गेम खेल रहा है जो कि असल में वही डंजन सेंचुरी है, और रे उसी कैरेक्टर को प्ले कर रही है जो कि असल में कल रात को हमारे भाई को मिला था। अपना भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसके दिमाग में लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं एंड उसे पता चलता है कि हर बार किसी लड़की की आईडी के पीछे कोई एंजल प्रिया नहीं होती है। वहीं बाजू में हमारा रैंचो होता है जो कि हमारे भाई को कहता है देखो यार सपने देखना तो जरूरी है और बिल्कुल देखने चाहिए, लेकिन अपनी औकात में। जिस लड़की के पीछे तुम जा रहे हो ना उस लड़की के तलवे चाटते सारे बच्चे। लाइन और कंपटीशन इतना बड़ा है तुम्हारा नंबर आना मुश्किल है। वहीं शाम को जब अपना भाई गेम खेल रहा होता है उसके बाद एक रिक्वेस्ट आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि रे की होती है। हमारे दिमाग का भाई बिल्कुल सीपीयू की तरह फूक जाता है एंड उस दिन से ये दोनों के दोनों दोस्त बन जाते हैं। काफी सारे टाइम एक साथ बिताते हैं, काफी सारी डंजन सेंचुरीज में एक्सप्लोरेशन करते हैं, काफी बढ़िया जिंदगी चल रही होती है। लेकिन तभी हमारी रे जो होती है हमारे भाई से पूछते है कि क्या हम रियल लाइफ में मिल सकते हैं कभी, कभी बाय चांस। लेकिन तभी हमारा भाई कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो काफी ज्यादा बिजी रहता है अपनी रियल लाइफ में, तो ऐसा शायद ही बाय चांस कभी जिंदगी में हो। लेकिन मनी मन अपना जो भाई होता है वो भी चाहता है कि भाई वो ऐसी इन दिनों को बिताते रहे एंड काफी ज्यादा ऐसी स्मूथ जैसी चीजें चल रही है वैसे चले। लेकिन पूरी किस्मत कभी भी एमसी का साथ नहीं छोड़ती है। फाइनेंशियल के अटैक के कारण अपने भाई को पता चलता है कि भाई ये जो गेम है ये डिसकंटिन्यू होने वाली है। अपने भाई और उसकी प्रेम खाता जो बस चल ही रही होती है एकदम से टूट जाती है और अपना भाई बिना किसी मकसद के बस भटक ही रहा होता है, क्योंकि अब अपने भाई को काफी ज्यादा दुख लग रहा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ आखिर इसके साथ, आखिर ये दुख काहे खत्म नहीं होता। अपना भाई जो कि बस यही सोच रहा होता है कि आखिर अब उसकी जिंदगी में कोई कारण भी है जीने का, मतलब फिर से वही लोनलीनेस में उसे जी रहा है और बस जैसे तैसे करके जीना है। अपना भाई थोड़ा डिप्रेशन में चल जाता है। वही दूसरी तरफ हम लोग को देखने मिलता है वाइस प्रेसिडेंट यूकी को, जो कि अपनी बेटी को एक बॉक्स देते हुए कहते हैं भाई अगर कभी भी जिंदगी में कुछ उल्टा सीधा या फिर कुछ गलत हो जाए तो इस बॉक्स को खोलना और इसमें जो लिखा है वही करना, ये शायद तुम्हारे काफी काम आएगा। रे पूछे कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन उसके डैड कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी बेटी को कहते हैं देखो ये डंजन सेंचुरी था ये बस एक प्रोटोटाइप था और अभी डिसकंटिन्यू होने वाला है एंड मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपना एक फ्रेंड मिल चुका था इसमें जिसे तुम पसंद करती थी, तो उस चीज के लिए मेरे को माफ करना। लेकिन हमारी जो रे होती है वो काफी ज्यादा ब्लश मारने लगती है। तब जो यूकी होता है वहां से चले जाता है ताकि वो अपने न्यू गेम्स के लिए अनाउंसमेंट कर सके जो कि इस वर्ल्ड के लिए एक गेम चेंजर होगा। वहीं तभी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो रे होती है वो गेम में बैठी होती है लॉगिन करके, लेकिन अपना भाई नहीं आया होता है। वे वहाँ एक बार जैसी चीज में बैठी होती है जहाँ पे उसे पता चलता है पीछे के लोगों से कि यहाँ पे एक ऐसा फ्लावर भी है जिसे अगर ढूंढ लिया गया किसी के भी द्वारा तो वो कोई भी विश मांग सकता है, और ये लोग उस फ्लावर को ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं ताकि वो इस गेम को बंद होने से रोक सके। वहीं तभी अपना जो भाई होता है वो डंजन सेंचुरी में लॉगिन कर लेता है। वहीं तभी जो रे होती है वो कहती है कि चलो वैसे भी एक हफ्ता ही रह गया तो साथ में बिताएंगे जितना हो सके उतना पल। दोनों काफी सारे टाइम बिताते हैं एक साथ एंड बस मजे करते रहते हैं। लेकिन अपना भाई सच में जानता होता है कि भाई वो बस एक ऑनलाइन फ्रेंड है ये रे के लिए एंड बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस गेम के एंड होने के साथ साथ उन दोनों की जो केमिस्ट्री है ये भी क्लोज हो जाएगी। लेकिन गेम के बारे में काफी सारी बातें करने के बाद ये लोग जो होते हैं एक जगह पे बैठा के बैठते हैं एंड वहाँ पे जो हमारी रे होती है वो लॉग आउट होने से पहले हमारे भाई को बोलते हैं कि असल में उसे इवनिंग सॉन्ग फ्लावर को ढूंढना है भले कुछ भी हो जाए। एंड हमारा जो भाई होता है कहता है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जब इन लोगों की केमिस्ट्री चल रही होती है वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जीजीटीसी कंपनी को। वो लोग अनाउंस करते हैं कि असल में वो एक नए गेम यानी कि ग्रेव बस्टर को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि असल में एक ऐसी गेम होने वाली है जहां पर अगर तुम्हारे पास पैसा आया तो तुम लोग पावरफुल हो। इस गेम का सिंपल एक बेसिक फंक्शन होने वाला है कि असल में तुम यहाँ पे ग्रेवर्स होंगे जो कि असल में हर एक स्टेज के छुपे हुए खजाने को उठाओगे, लेकिन तुम्हारी जो पावर होगी तुम्हारे लेवल जो होगा वो तुम्हारे पैसे पे डिपेंड करेगा। अगर तुम जितना ज्यादा पैसा फूकोगे इस गेम में उतना ज्यादा तुम पावरफुल बनोगे। और जिन लोगों ने ऑलरेडी इस गेम के लिए रजिस्टर कर रखा होता है उन्हें एक सीवे नाम की एक चीज मिलेगी जिससे वो गेम को खेल सकते हैं। वहीं क्योंकि नया गेम आने वाला होता है पुराने वाले गेम का जाने का टाइम भी होने वाला होता है। एक वीक बीत जाता है एंड हमारी जो डंजन सेंचुरी है उसके जाने का टाइम आ चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ जो रे होते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर कब आएगा ग्वेन यानी कि अपना भाई। लेकिन हमें जो सुजन होता है वो बस अपने कामों में लगा हुआ होता है क्योंकि उसे काफी सारा काम करना होता है। वहीं तभी हमें यूकी को दिखाया जाता है जो कि अपने इस गेम को एंड होता हुआ देख रहा होता है और अपने न्यू लॉन्चिंग गेम को देखने वाला होता है जिसका नाम था ग्रेव बस्टर। डंजन सेंचुरी की जितने भी डेटा होता है सारा का सारा कॉपी हो रहा होता है ग्रेव मास्टर में, और पुराने गेमर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज होगी क्योंकि अब उनका जितना भी डेटा है वो न्यू गेम में आ जाएगा एंड वो काफी ज्यादा पावरफुल रहेंगे बाकी लोगों से पहले से ही। लेकिन यूकी होता है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है और सोच रहा था कि काश कोई उस फ्लावर को उठा लेता
या फिर उठा दे इस गेम के एंड होने से पहले। और उसको क्या पता कि उसकी बेटी ही यही काम कर रही है। लेकिन जब वो ये सब कर रहे होते हैं उसके पीछे एक मॉन्स्टर सा आता है जो कि बाकी लोगों को लूट रहा होता है। वो एनिमी हमारे रे के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन हमारी जो रे होती है उसे जैसे तैसे करके बच जाती है। हालांकि उसे रोना आ रहा होता है और याद कर रही होती है आखिर कहाँ गया हमारा ग्रीम, और वो एनिमी बन जाता है एक ऑक्टोपस। वही हम लोगों को देखने को मिलता है हमारा जो भाई होता है वो भागते हुए जैसे तैसे आ रहा होता है, क्योंकि बीच में उसके साथ एक इंसिडेंट हो गया था। अपना भाई आता है गेमिंग पीसी पे बैठता है और कहता है चलो भाई शुरू करते हैं। अपना भाई जैसे ऑनलाइन आता है उसे पता चलता है कि भाई एक रिकॉर्डिंग जिसमें बताया गया कि वो चली गई है उस फूल को ढूंढने के लिए। और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद अपना भाई सीधे भागते हुए जाता है उसके पास ताकि वो देख सके उसे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जो लड़की होती है वो बुरी तरह से लुट चुकी होती है। तभी अपना भाई उसे अपनी बाहों में लेता है और उसके सामने रोना शुरू कर देता है। हमारे जो रे होते हैं हमारे भाई से कहते हैं मेरे को माफ कर देना। वो उसे माफी मांग रही होती है कि भाई मेरे को माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए वो फ्लावर नहीं ढूंढ पाई। हालांकि उन दोनों के हाथ में फ्लावर होता है और इन दोनों के रोने धोने को देख के वो भी चमकना शुरू कर देता है और कहता है ओ माय गॉड मैं ही हूँ वो फ्लावर। जो दोनों उस फ्लावर को देख ही रहे होते हैं वहीं पे वो टेंटिकल वाली मॉन्स्टर आती है और हमारे रे के अंदर घुसा देती है अपने टेंटिकल्स एंड वो मर जाती है। ऐसी इतनी गंदी मौत देखने के बाद हमारा जो भाई होता है वो उस फ्लावर को लेके नीचे गिर जाता है और वहीं पे हमारा जो डेंजर सेंचुरी है वो खत्म हो जाता है, सर्वर शट डाउन। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है जीजीटीसी की बिल्डिंग को। हमें एक रेड बालों वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि जाती है और हमारे यूकी के सामने अपनी बंदूक रख के कहती है बता मेरे को अब। वेल यूकी और ये जो बंदे हैं ये एक दूसरे को जानते थे पहले से, हालांकि हमें तो डिटेल में इनके रिलेशन बताए नहीं जाते हैं। लेकिन तभी जो यूकी होता है वो साफ ना मना कर देता है और कहता है मैं तुम जैसे लोगों को कभी नहीं बताऊंगा। वेल शायद तुम लोग को नहीं पता होगा लेकिन हमारा जो ग्रेव बस्टर है वो हमारी यूकी का काफी पुराना या फिर एक ड्रीम गेम था ये। वो लड़की यूकी से फिर से पूछती है कि क्या तुम मेरे को नहीं बताने वाले हो, लेकिन यूकी साफ मना कर देता है और कहता है तुम जैसे लोगों को तो कभी भी नहीं। वो लड़की हमारी यूकी उसके नाम से बुलाती है और साथ ही साथ ये भी मेंशन करती है द फाइनल गेट कीपर, और इतना कहने के बाद वो उसे शूट कर देती है। वहीं एक दिन हम लोगों को दिखाया जाता है कि हमारा जो भाई है वो जब स्कूल जा रहा होता है उसकी जो बिल्ली होती है वन का है वो भागते हुए जाती है कहीं। इस चीज को हमारा भाई नोटिस करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वहां तो असल में रे खड़ी है, हमारा जो भाई होता है वो बिना आंखें मिलाए हमारे रे के सामने से चले जा रहा होता है। लेकिन तभी रे उसे कहती है तुम वही थे ना जिसने मेरे को अभी तक प्रोटेक्ट किया था, क्या तुम मेरे को थैंक यू बोलने का भी मौका नहीं दोगे। लेकिन अपना भाई कहता है कि वो उस चीज को डिजर्व नहीं करता क्योंकि वो टाइम पे नहीं आ पाया और री को बचा नहीं पाया। री कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड वो उससे पूछते ही क्या वो उसके साथ गेम रॉबर में उसके साथ देगा। और बेशक हमारा जो भाई होता है वो खुशी खुशी हाँ करता है इस बात के लिए और दोनों के दोनों न्यू गेम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं जब ये लोग ज्यादा खुश होते हैं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दुख दर्द पीड़ा। जीजीटीसी नाम की ये जो कंपनी होती है उसके बाहर खड़ी होती है पुलिस एंड इन्वेस्टिगेट कर रही होती है यूकी का केस। जब हमें सूजन को पता चलती है ये बात रेंचो से तो वो सीधे भगते हुए जाता है गर्ल्स डोम की तरफ एंड वहीं पे उसे मिलती है माँ की। हमारे माँ की जो होती है हमारे सूजन को बताती है कि असल में रे को कुछ लोग ले गए हैं क्योंकि काफी सारा पेपर वर्क भी करना था और साथ ही साथ काफी सारे मतलब फ्यूनल के जो चीजें होती है वो भी करनी थी। फ्यूनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे जो रे होती है वो आराम से बैठी होती है और अपने डैड को याद कर रही होती है। वहीं हमें टीवी पे दिखाया जाता है कि असल में वाइस प्रेसिडेंट यूकी ने काफी सारा कर्जा ले रखा था। वहीं जो कंपनी का प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि हम लोग बिल्कुल इस चीज पे जांच करेंगे और पता लगाएंगे आखिर किसने मारा है। लेकिन पॉलिटिक्स चीज ही ऐसे है कि भाई जो गुनहगार है जो पर्दे के पीछे उसी स्टेज पे है उसे तब नहीं पकड़ा जा सकता तो फिर कभी नहीं पकड़ा जा सकता। हमारा जो सूजन होता है जब वो देखता है उस बंदे को यानी यूकी को उसे कुछ ग्लिम्स याद आते हैं कि ये बंदा तो मेरे को कहीं देखा देखा लग रहा है। अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी रे होती है वो हमारे भाई को बुलाती है सूजन को घर पे और थोड़ी सी नॉर्मल बातें करने के बाद हमारी जो रे होती है वो उसको डब्बा देती है। उस डब्बे के ऊपर एक चिट्ठी होती है जिसे जब हमारा भाई पढ़ता है उसे पता चलता है कि यूकी ने रे को बोला था कि इस डब्बे को सूजन को देना है। वहीं तब जैसे हमारा सूजन उस डब्बे को खोलता है उसके अंदर उसे एक ईमेल मिलता है। जब हमारा सूजन उसका यूज करता है अपने फिंगरप्रिंट का यूज करके उसे खोलता है, लेकिन जब सिस्टम थोड़ा टाइम ले रहा होता है सूजन रे से पूछता है कि आखिर वो यानी यूकी क्यों देना चाहता था उसको ये डब्बा। री सूजन को बताता है कि असल में वो उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है यूकी की, उसे अडॉप्ट किया गया था जब वो काफी छोटी थी एंड उसको अब कुछ भी याद नहीं है क्या उसके कौन रियल मॉम डैड थे। तभी एक ब्लैक कलर की जो कार होती है वो अंदर आते हैं उनके घर में एंड उनकी मेड जो होती है रे को बुलाती है। जैसी बाहर जाती है वहाँ पे दो बंदे मिलते हैं जो कि उससे पूछते कि क्या तुम यूकी की बेटी हो। यूकी ने कहती है हाँ। वहीं तभी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो भाई होता है उसका फोन एक्टिवेट हो चुका होता है। लेकिन जैसे ही सूजन ये देखता है कि उसके पास तो 10 बिलियन येन है। अपने भाई इतने सारे पैसे को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है भाई ये मेरे नहीं हो सकता, ये कोई गलती है। तभी एक रिकॉर्डिंग चालू होती है जिसमें यूकी जो होता है वो बोल रहा होता है। यूकी उस रिकॉर्डिंग में बोल रहा होता है कि असल में वो उसका ग्रैंडफादर है सूजन का और ये असल में उनके अडॉप्टेड लड़की है। यूकी ये भी बताता है कि असल में उसने अभी तक अपने ग्रैंडसन को इस तरह से छोड़ रखा था ताकि वो बाद में यानी कि सूजन और जो हमारी रे है वो साथ में मिलकर रहे एंड इस पैसे का यूज कर सके। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं। अपने भाई काफी ज्यादा ब्लश मारने लगता है क्योंकि यूकी के साथ रहना उसके साथ शादी करना एक काफी बड़ी चीज है।
तभी यूकी जो होता है एक और इम्पोर्टेंट बात हमारे भाई को बताता है और कहता है असल में जो री की जो मॉम डैड थे वो उसके साथ ही थे उसकी जर्नी में, लेकिन बीच में मारे गए उनके ड्रीम के पूरा होने से पहले ही। इसलिए जो यूकी होता है उसने उनकी बेटी को अडॉप्ट कर लिया और वो चाहते हैं सूजन से कि वो उनकी बेटी को प्रोटेक्ट करे। लेकिन तभी हमें सूजन को बाहर से आवाज आती है हमारे री की, जो कि चिल्ला रही होती है। वो दो बंदे हमारे री को इसलिए ऑफिस में उनके ले जाना चाहते हैं ताकि वो उनका जो बड़ा सा इतना कर्जा है जो यूकी ने नहीं चुकाया था उसे चुका सके, या फिर जैसे तैसे उस चीज को क्लियर करे। सूजन इस चीज को देखता है और सीधे भगते हुए नीचे आता है और सीधे हाथापाई पे उतर आता है। भाई सोचता है कि वो सीधे मेन कैरेक्टर है तो सबको मार देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो जैसे उनमें से एक के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है वो सीधे उसे दूर फेंकते उसे मारते रहते हैं। अपने भाई को ऐसे बुरी तरह से पिटते हुए देख हमें जो री होती है वो कहते हैं ठीक है वो उनके साथ चलेगी, पर सूजन को इतनी बुरी तरह से मत मारो कि वो बिल्कुल ही सूझ जाए। लेकिन तभी हमें जो सूजन होता है वो उस बंदे की टांग को पकड़ लेता है और कहता है नहीं मेरे को और मारो। हमारा सूजन उन्हें रोकता है, उन्हें कहता है कि वो उसका कर्जा भरेगा भले वो कितना भी हो। तभी अपने भाई को पता चलता है कि असल में जो अमाउंट उन्हें देना है वो असल में 500 मिलियन है। अपने भाई जाता है उस ईबे की तरफ एंड देखता है कि उसके पास 10 बिलियन तो है, लेकिन वो उसे दे नहीं सकता किसी को क्योंकि वो गेम मनी है और रियल मनी नहीं है। एंड इस चीज को सुनने के बाद अपना भाई बिल्कुल ही चौंक जाता है। अपना भाई जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या वो क्या करे, बाहर से आवाज आती है एंड देखता है वो बाहर की असल में रे को वो लोग ले गए। और रे हमारी भाई को कहती है कि कोई बात नहीं, कम से कम मैं खुश हूँ कि तुमने उनको बचाने की कोशिश तो की। हमारे सूजन की आंखों के सामने उसकी रे यानी उसकी जान मन को ले जाया जा रहा होता है एंड अपना भाई बस सोच रहा होता है। अपने भाई को सारे बिताए हुए पल याद आने लगते हैं रे के साथ, और साथ में उसे दादा की वो ब्लेसिंग्स भी जो उसे मिली होती है कि वो उसे शादी कर सकता है रे से। बस इसी मोटिवेशन के कारण अपना भाई जो होता है अपनी साइकिल निकालता है उन लोगों के पीछे करना शुरू कर देता है। वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं इससे और कहते हैं अबे क्या नालायक इंसान है ये। अपना सूजन जो कि अपनी साइकिल को सुपर की स्पीड से भगा रहा होता है बिल्कुल ही फुल तेजी में कि भाई अपने ट्रक को भी पीछे कर देता है। और सूजन का पीछे आते हुए देख हमारी जो रे होते है वो पीछे देखती है और सूजन और रे के बीच का जो रोमांस बनती है शुरू हो जाती है। हालांकि उस गुंडे वाले ड्राइवर को पसंद नहीं आता और सीधे ब्रेक मार देता है, जिससे इनकी जो रोमांस कहानी है इसमें ब्रेक लग जाता है। अपना भाई सीधे आगे जाके क्रैश मार जाता है और बिल्कुल ही धड़ाधड़ नीचे गिर जाता है। 4 हड्डी और 32 दांत टूटने के बाद हमारा भाई जो होता है बस वहीं पे बैठा रह जाता है। गाड़ी के अंदर ये दोनों के दोनों बड़ी जोर जोर से हंस रहे होते हैं, लेकिन तभी बीच में एक बंदा आता है हुडी वाला। अंदर बैठे वो जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे शॉक हो जाते हैं और ड्राइवर से पूछता है क्या तुम कौन हो। वो हुडी वाला बंदा बताता है कि उसका नाम सिलिकॉन है। इतने में वो गाड़ी को क्रैश करा देता है। तभी वहाँ पे सूजन भी आ जाता है जो कि उस सिलिकॉन को कहता है कि आखिर तुम कहाँ ले जा रहे हो उसे। सिलिकॉन बताती है कि असल में एक तरह का मैसेंजर है जो कि सब बताना है कि ग्रेव बस्टर में आ जाओ और रे को वहाँ से ले जाओ। और ये भी बताता है कि असल में वहाँ पे कोई उसका इंतजार कर रहा है। इतना कहने के बाद वो चले जाता है और गाड़ी वहाँ पे फट जाती है। वही रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो भाई होता है वो उस ईबे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता है। अपना भाई जो होता है वो उस फोन को कहीं दूर फेंक देता है और अपना सोचने लगता है कि आखिर ग्रेव बस्टर नाम की चीज है क्या उसको ये गेम खेलना ही पड़ेगा। एंड काफी सारी चीजें सोच रहा होता है, इवन रे के बारे में भी वो सोच रहा होता है कि आखिर वो जो बंदा है वो आखिर रे को ले कहाँ गया होगा। अपने भाई बस इन सवालों के साथ घिरा हुआ होता है और सोच ही रहा होता है इन चीजों के बारे में। तभी उसका जो ईबे होता है वो शाइन मारना शुरू करता है। उसके सामने एक एनिमे गर्ल, हमारे भाई जो होता है वो सोचता है कि भाई आके मेरे ऊपर क्या कर दिया। एंड उससे पूछता भी है क्या कि तुम कौन हो। वो लड़की बताती है ऐसे में वो ट्विन स्टार है और वो यहाँ पे अपने मास्टर को लेने आई है। हमारा भाई कहता है यहाँ पे कोई मास्टर वास्टर नहीं, यहाँ पे गलत नंबर लग गया तुम्हारा। लेकिन वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ है। एंड उस गेम में अंदर ले आती है। हमारा भाई ग्रेव बस्टर के स्टेज 34 पे होता है और अपना भाई बस इधर उधर देख ही रहा होता है कि क्या ये ग्रेव बस्टर ही है। लेकिन तभी उसको ग्रीन बालू वाली लड़की मिलती है जो कि असल में 2 छोटे छोटे गोल वाले क्रीचर्स में बदल जाती है। और अपना भाई सोचता है कि क्या यही इसकी रियल फॉर्म तो नहीं है। वही दूसरी तरफ से हमें 3 बंदों को और दिखाया जाता है जो कि असल में उसी सेम स्टेज पे होते हैं। वो तीनों हमारे सूजन से काफी ज्यादा दूर होते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने आए होते हैं और ट्रेजर को ढूंढने। अपना भाई जब उन ट्विन स्टार को देख ही रहा होता है तभी पीछे से एक बड़ा सा पिरामिड सा निकलता है जमीन से। और जमीन से निकलने के बाद वो हरा कलर का बड़ा सा राक्षस कहता है कौन है और आखिर किसने उसकी नींद बिगाड़ी। तभी हमारे सूजन जो होता है उसे पता चलता है कि आखिर दुनिया बनी कैसे है। उसे पता चलता है कि असल में एक गॉडेस थी जिसने असल में अपनी पूरी शक्ति को इस्तेमाल करके इस दुनिया को बनाया। उसके बाद अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि इसमें और जन्म ले चीजें। उस गॉडेस का नाम बैंगो था एंड उसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी ताकि ये गेम बढ़िया सा स्मूथ सा चलता रहे। और क्या बेशक वो काफी ग्रेट पावर जो है वो पीछे छोड़ गई है। उस पिरामिड को देखने के बाद जो ट्विन स्टार होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं एंड उसके बाद सीधे अपनी डिजिटल फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब इतने ज्यादा फट्टू होते हैं। एंड जैसे अपने भाई देखता है उस मोबाइल में ईबे में उसे देखने के मिलता है वो दोनों के दोनों ट्विन स्टार। और उसके बाद उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हारे गाइड है। इतने कहते हैं वो निकल जाते हैं वहां से। वो पिरामिड चिल्लाते हुए कहता है ना मैं तुम्हें नहीं जान दूंगा बेटा, चलो चेक करते हैं क्या तुम यहाँ के गार्डियन बनने के लायक भी हो कि नहीं हो। देखते हैं कि क्या जितने भी बाहर से इंपोस्टर्स आते हैं क्या तो उन्हें मार पाते हो, स्टेज को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। लेकिन अपना सूजन होता है वहां से निकल जाता है और कहता है भैया मेरे को तुम्हारे इस कामों में नहीं पड़ना। सूजन कहता है उसके पास इस सब चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन तब जो पिरामिड होता है वो कहता है अच्छा बेटा तो कहते हैं री को भी नहीं बचाना, क्योंकि अगर तुमने मेरे इस टेस्ट को पार नहीं किया तो री को नहीं बचा पाएगा एक री। वही चीज को सुनने के बाद हमारा जो सूजन होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे री को ढूंढने आया हूँ। लेकिन जब इन दोनों के बीच में बात हो ही रही होती है तभी एक बहुत ही तगड़ा वाला अटैक आता है बीम्स की। एंड पता नहीं कैसे भगवान की कृपा से लेकिन दोनों के दोनों वहां पे बच जाते हैं। मतलब कहते हैं ना बाल बचे।
वैसे ही लोग बच जाते हैं। तभी अपना जो सूजन होता है वो उस पिरामिड से पूछता है कि आखिर ये क्या था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को देखने को मिलते वो 3 लोग, जिनमें से उनकी जो बड़ी बहन होती है उन्हें बोलती है अपने छोटे भाई को कि देखो अगली बार तो मिस नहीं होना चाहिए, भले इस बार हो गया हो, भले इस बार हो गया हो। लेकिन तभी वो जो दूसरी लड़की होती है उसे बोलती है कि तुम जाओ और जाके डिस्ट्रैक्शन का काम करो। लेकिन पता नहीं उस लड़की का क्या नशे हो रहे होते हैं। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया था उसी पिरामिड को, जो कि कहता है भैया देखो इंट्रूडर्स आ चुके हैं, तुम्हें मेरे को बचाना पड़ेगा और यही तुम्हारा टास्क है। सूजन पिरामिड को कहता है कि क्या इतनी जल्दी, एंड वो पिरामिड कहता है हाँ बिल्कुल अभी के अभी तैयार हो जाओ। वो पिरामिड अपनी पाव का यूज करता है और वहाँ पे एक ब्यूटी को बुला देता है। वो पिरामिड ने असल में उस लड़की को समन किया होता है जिसका नाम था श्रास्टिया। वो जो श्रास्टिया होते हैं हमारे भाई से पूछते कि क्या तुम ही स्वीगन हो, और हमारा जो भाई होता है कहता है हाँ मैं ही हूँ। एंड वो लड़की सीधे झपकती है हमारे भाई के ऊपर और कहती है मैं तो अभी तक तुम्हें ही ढूंढ रही थी, इतना कहती है उसकी फर्स्ट किस ले लेती है। एंड उस चीज के बाद अपना जो भाई होता है उसे काफी सारी मेमोरीज याद आने लगती है, इवन उसके ग्रैंडफादर के साथ जो उसकी मेमोरीज थी वो भी। और बेशक उस किस के वजह से अपना जो भाई है उसके बीच की जो मेमोरी की सील थी वो टूट चुकी है, कह सकते हैं कि डेटा ट्रांसफर हो गया। श्रेष्ठ इस चीज को देखिए काफी ज्यादा खुश होती है एंड कहते हैं कम से कम अब इसे अपनी मेमोरीज तो याद आ गई। तभी जो पिरामिड होता है वो बोलता है कि चलो लगता है मेरे को भी अपने असली रूप दिखाने का टाइम आ चुका है। इतना कहने के बाद हम लोग को दिखाया जाता है उस पिरामिड के अंदर से एक बंदा निकल रहा है जो कि और कहीं नहीं बल्कि हमारा यूकी होता है, और कहता है भले बाहर की दुनिया में मैंने कितने सारे कैरेक्टर्स प्ले कर लिए हूँ, लाइक किसी का गैंगस्टर बनना या फिर ऐसा कुछ, लेकिन असल में हूँ तो मैं सुइजिन का दद्दू ही। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को फी को दिखाया था जो कि अपनी कार्ड समनिंग मैजिक का यूज करके वहाँ पे काफी सारे केकड़े और अदर तरह के क्रिएचर्स को समन कर लेती है, उस पिरामिड की तरफ भेजती है, जो कि असल में उस पिरामिड पे काफी ज्यादा तबाही भी मचाता है। और ये जो धमाके वाले अटैक्स थे असल में और किसी ने नहीं बल्कि इसी लड़की ने किए होते हैं, जो कि इन केकड़ों के ऊपर चढ़ते हुए आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फी और उसका भाई जो होता है वो सोच रहे होते हैं उस रिवॉर्ड के बारे में जो उन्हें मिलने वाला है इस टास्क को पूरा करने के बाद, तो ऑफकोर्स उस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वही दूसरी तरफ जो उनका यूकी दद्दू होता है वो दद्दू इनको बता रहा होता है कि असल में उसने मरने से पहले इस डेटा को स्टोर कर दिया था इस गेम में, मतलब ऑफकोर्स वो उनका अभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, पर वो लोगों को एक ऐसी जगह पे ले जाता है जो कि उस गार्डियन जायंट जो यूकी 24 होता है उसको कंट्रोल करने का एक सेंटर होता है, और वो दद्दू जो होता है उस जायंट को एक्टिवेट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाता है फॉरेन को, वो दूसरी लड़की जिसका नाम फॉरेन होता है वो जाती है और पिरामिड पे हमला करती है और पिरामिड 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। हालांकि जो पिरामिड था वो तो असल में ऊपर का कवर था, अंदर असल में एक जायंट गार्डियन वाला रोबो है जो कि असल में तबाही मचा रहा है। अब हालांकि जब तबाही चली रही होती है वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रीको जो कि असल में हमारे भाई सुगिंग के सपने देख रही होते हैं, लेकिन एकदम से उठ जाती है। बेशक वही स्विमिंग पूल वाले सपने हमारी री उठती है और लेकिन बाजू में देखती है एक लड़की को जो कि असल में उसे थोड़े से कपड़े देती है और कहती है तैयार हो जाओ। और उसके बाद वो जो लड़की होती है हमारी री को ले जाती है वहां से बाहर, एंड हमें दिखाया था कि हमारी री को असल में 2 मूवमेंट्स नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया था जहाँ पे असल में वो जो जायंट गार्डियन होता है वो असल में बस एक कचरे का ढेर बना हुआ होता है, क्योंकि इन दोनों को उस चीज को चलाना ही नहीं आता। स्वीगन और स्ट्रेशिया बस उसे चला रहे होते हैं लेकिन नूब की तरह, जिसके वजह से फॉरेन और उसके जो दोस्त होते हैं उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं जायंट गार्डियन को। ये लोग बिल्कुल ही ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे एक टॉपर के हाथ में अगर ROG का फोन भी दे दो फिर भी वो हगी देंगे उसमें, कहने का मतलब बस पढ़ाई करेंगे उसमें और क्या। वहीं पीछे हमारा दद्दू बैठा हुआ कहता है देखो तुम गार्डियन हो कि तुम रेजर, दोनों के पास सेम शक्ति है, ये हजारों साल से बस लड़ ही रहे हैं लेकिन दोनों ही इक्वल हैं। क्योंकि ये भी बताता है कि असल में जो टूम गार्डियंस है ये इस टूम को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो रेजर्स होते हैं इस चीज को बस तबाह करना चाहते हैं, इनका काम ही एक ही है तबाह करना, डिस्ट्रॉय करना। लेकिन फूटी किस्मत वाली बात यह है कि भैया अब जो टूम गार्डियंस है वो काफी कम हो चुका है, इवन इतने कम कि भाई मुट्ठी में मतलब मुट्ठी भर कह सकते हो बस। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया था EU को जो कि एक तगड़ा वाला शॉट पेलता है और सीधे हमारे जो गार्डियन होता है उसके पैर पे लग जाता है वो शॉट। जैसे वो शॉट हमारे गार्डियन को लगता है वो बिल्कुल अपाहिज हो जाता है एंड जमीन पे गिर जाता है। स्ट्रेशिया कह रही होती है भैया अब क्या करें हम, हमारा भाई कहता है एक काम करो वो नीचे से कैनल निकालो, कहने का मतलब कट्टा निकालो, देसी कट्टा, और सीधे पेलो इन लोगों को। वो स्ट्रेशिया को उस गन को दे देता है और कहता है इससे तुम पॉइंट आउट करो उन लोगों को मारो, वो लोग इवन लोकेशन भी निकाल लेता है। देखो मेरी पर्सनल एडवाइस है ऐसे काम को लड़कियों को कभी नहीं देना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि जो स्ट्रेशिया होता है वो पहले शॉट को यूज करती है एंड बिल्कुल तगड़ा वाला अटैक पेलती है, निशाना बिल्कुल सटीक होता है, लेकिन जो फी होती है बीच में टांग अड़ा देती है, और जब EU की फटके हाथ में आ रही होती है फी अपने जादुई पत्ते का कमाल दिखाती है, उस चीज को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। और बेशक इतना काफी नहीं था, हमारी जो फी होती है वो कहती है चलो अब वक्त है काउंटर अटैक का, एंड इतना कहते वो अपना क्लब का पत्ता निकालती है एंड उसका यूज करती है, उसका जादुई पत्ता कमाल दिखाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो स्ट्रेशिया है वो बिल्कुल अंधाधुंध पेलने लगती है उन क्लब के निशानों पे जो कि असल में उस पत्ते के वजह से बने होते हैं। स्ट्रेशिया वो बिल्कुल भी काबू में नहीं होती है, जब तक भाई जो होता है लास्ट शॉट को बचा लेता है बंदूक के। वहीं हमें फॉरेन को दिखाया जाता है जो कि बाहर से तो अटैक कर ही रही होती है, वहीं जो उसके कुछ केकड़े होते हैं फी के उस रोबोट की या फिर यूं कहें कि उस गार्डियन के अंदर भी घुस जाते हैं और उसे डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तभी जो हमारी फी होती है वो हमारे फिरौन को बोलते हैं कि प्लीज कवर करना शुरू कर दो, क्योंकि अब हमारा EU जो है सबसे खतरनाक अटैक करने वाला इस पूरी गेम में अभी तक जो हुआ होगा। अपने भाई को बिल्कुल भी कोई होप दिख नहीं रही होती तो अपने दद्दू के पास जाता है, लेकिन जैसे वो देखता है कि भाई उसके दद्दू बिल्कुल जमीन पे गिरे हुए हैं और अपनी जिंदगी की आखिरी गिनती गिन रहे हैं, तो अपना भाई उनके पास जाता है एंड उसके दद्दू से बोलते हैं कि वैसे में उसका डेटा ही था रेल वाले का, तो बेशक मेरा तो जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन अगर तुम्हें री को बचाना है तो भाई तुम्हें इस टूम को बचाना पड़ेगा, यहाँ के गार्डियन बन
के तभी तुम अपनी री को बचा सकते हो। और इतना कहने के बाद अपने जो भाई होता है उसके दद्दू से छोड़ के चले जाते हैं एंड वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि उसके वो दद्दू जो उससे अभी अभी मिले थे, बस मतलब वो दद्दू उसके मर चुके होते उसी टाइम उसकी आंखों के सामने, जिसके अभी अभी उसको मेमोरीज याद आई होती है। इसलिए अपने भाई को गलती से लेकिन एक आर्मर एक्टिवेट हो जाता है उसका जो स्कार्फ होता है वो बिल्कुल ही रेड फ्लेम जैसा हो जाता है। अपना भाई होता है ओवर पावर हो जाता है। स्ट्रेशिया की आंखों पे भी पट्टी बांधी जाती है ताकि वो गलती से शूट न कर दे, और अपना भाई होता है वो फीके ही केकड़े को लेके उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ जाता है। फिरौन बीच में आने की कोशिश भी करती है, लेकिन इससे पहले फिरौन हमला करती है हमारी जो स्ट्रेशिया होती है वो हमारे फीके ही मैजिक कार्ड का यूज करते हुए शूट करती है और बाउंस बैक करा के फिरौन को पेल देती है। फेरोन नॉकआउट हो चुके होते अपना भाई सीधे भक्त हो जाता है ईयू को पकड़ने के लिए, लेकिन वही जो बीम होती है उसी को रिफ्लेक्ट मारते वो कैसे जैसे तैसे करके फी को भी नॉकआउट कर देता है। हमारा ईयू इतनी खतरनाक गार्डियन को देख के काफी ज्यादा डर चुका होता है, क्योंकि उसने इतने सारी गार्डियन से लड़ा होता है लेकिन इससे ज्यादा पावरफुल से कोई नहीं मिला होता। अपने ईयू को कुछ समझ नहीं आता है एंड वो अपनी सीधे बंदूक उठाता है और अपने भाई पे यानी हमें सूजन पे हमला करता है, लेकिन अपना भाई उन रिवर्स कार्ड का यूज करता है एंड सारी की सारी बीम फिर से ईयू पे वापस भेज देता है, और इसी के साथ ईयू का भी पत्ता कट जाता है। वही हमें दिखाया जाता है बाद का सीन जहाँ पे अपना भाई जो होता है वो वापस आ जाता है एंड स्टारशिया के साथ थोड़ी सी बातें करता है। स्टारशिया उसे कहता है तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया है एंड उसके लिए काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन। सूजन उन्हें कहता है ट्विन स्टार उसके बिना वो बिल्कुल इस चीज को नहीं कर पाता, लेकिन तभी स्टारशिया कहती है कि उसका काम तो खत्म हो चुका है, इसलिए उसे गुड बाय कह के वहां से निकल जाती है। इन द एंड वो उसे एक हग करते हैं, उसके बाद डिजिटल पार्टिकल में वहां से उड़ जाती है हवा में। स्टारशिया के चले जाने के बाद अपना जो भाई होता है वो बिल्कुल एक डार्क सी जगह पे होता है जहाँ पे उसे एक पिंक बाल वाली लड़की मिलती है एंड उसे कहती है मैं तो सोची थी यार कोई बढ़िया बंदा आएगा, कोई पावरफुल, लेकिन तुम तो बच्चे हो यार, तुम्हें लगता है कि तुम लास्ट गार्डियन हो, नहीं ऐसा नहीं है। और इतना कहने के बाद वो जो पिंक वाली लड़की होती है वो अपनी बंदूक उठाते अपने भाई को पेल देती है। अपना भाई एकदम से गेम से लॉग आउट हो जाता है, उसको देखने को मिलता है कि वो एकदम से अपने रियल वर्ल्ड में आ चुका है। इवन वो जो घाव था वो भी हील हो जाता है, लेकिन तभी अपने जो भाई होता है उसको अपने ईबे वाले पे एक कॉल आती है। वो दूसरी साइड का बंदा जो होता है वो कहता है कि वो टेम्यूजन है जो कि टोजन्स क्लैन से है, और कॉल काटने से पहले हमारे भाई को कहता है कि वो उसे गेम में मिलेगा ग्रेव बस्टर में। और जैसे उस बंदे की कॉल करती है एक फोटो हमारे भाई के पास आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि हमारी री की होती है। री की ऐसे फोटो देखने के बाद हमारा जो भाई होता है काफी ज्यादा पगला जाता है और कहता है यार अब उसकी सेफ्टी का क्या होगा, एंड वो बस उस चीज के बारे में सोच रहा होता है। वहीं हमें पता चलता है कि जो ग्रेव बस्टर है पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, खासकर जापान में, और अब जहाँ पे जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे लड़कियों को पटाने के लिए इस ग्रेव बस्टर में हजारों लाखों रुपए लगाते हैं एंड उसके बाद बढ़िया वो प्रीमियम स्किन खरीदने के बाद लड़कियों को फंसाते हैं, मतलब पटाने की कोशिश करते हैं। तभी हम लोग को दिखाई जाती है हमारी फी की टीम, जिनमें हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसका नाम होता है क्रिंगलर, जो कि असल में अपने को लीडर बताता है इस क्लैन का। इन लोगों की टीम का नाम गोल्ड हंटर है, जो कि असल में ज्यादा कुछ अच्छा काम नहीं बल्कि नए नए बंदे जो आए होते हैं उनको ये लूट पाट करते हैं और उनका सोना चुरा के खुद आगे बढ़ते हैं। अभी लोग स्टेज 35 पे हैं एंड अभी को एक नए बकरे को ढूंढ रहे हैं। तभी इन लोगों को देखने को मिलते हैं 3 नमूनों की एक टीम जिसमें से एक गोल्ड डिगर होती है। हमें दिखाया जाता है ये लोग अपने मजे से टास्क कर रहे होते हैं, मजे अपने ले रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे हमारी फी आती है जो कि अपने प्लॉट का यूज करके हमारे जो मोटू वाले बंदा है उसको फंसाने की कोशिश करती है एंड कहती है कि इसको अभी मदद की जरूरत है। ऑफ कोर्स ये जो लड़की है बिल्कुल जैसी ऐसी हरकतें करनी शुरू करती है हाँ वही पोकेमोन वाली, और इन चोमू को फंसा लेती है। हमारी फी इन चोमू की टीम को पकड़ लेती है एंड इन लोगों को एक जगह पे लाती है और कहते हैं इस गुफा के अंदर असल में कुछ मॉन्स्टर्स है एंड वहाँ पे हमारे 3 मिलियन रुपए भी वहाँ पे 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स ऐसे समझ लो। ये जो चोमू होते हैं उस गोल्ड कॉइन्स को पाने के लिए सीधे वहाँ पे भगते हुए जाते हैं बिल्कुल नालायकों की तरह, और हमारी फेरोन कहती है बिल्कुल नालायक लोग ये लोग। अपना जो ई होता है वो उनके एक जाल को एक्टिवेट करता है एंड वहाँ पे एक एनर्जी बैरियर आ जाता है और अपना जो किंगलर होता है जमीन पे आता है और कहता है अब इनको हम संभालेंगे। वहीं दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे सूजन को जो कुछ स्टडी कर रहा होता है और पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर कैसे वो रे को बचा सकता है। वो टेम्यूजन के बारे में थोड़ा पढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे मिलते हैं उसका रेंचो दोस्त। रेंचो सूजन से अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को मिलाता है। रेंचो सूजन को बताता है कि असल में ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर है, क्योंकि ये एकदम गेमिंग फ्रीक जैसी लड़की है, कहने का मतलब उसकी तरह ही बस गेम में डूबी हुई लड़की के शरीर पे नहीं उसके दिमाग पे जाओ। इवन अपना जो सूजन होता है वो भी ये सोच रहा था कि उसके दोस्त का टेस्ट कैसा हो गया है, लेकिन वहीं हमें दिखाया जाता है काफी सारी रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि गेव बस्टर जो है डार्क टाइगर के द्वारा चलाया जाता है, जो कि एक बंदा है जिसकी एक टीम है प्रीशियस टीम नाम की, और इस टीम के मेंबर अमीर बाप की औलादे हैं। वही लोग दूसरों को लूटते हैं, उनके पैसों से इस दुनिया को राज करते हैं। अपने भाई को उसकी रिसर्च से ये भी पता चलता है कि असल में टोजम्स नाम का जो क्लैन है ये असल में लड़ने की कोशिश कर रहा है या फिर की कम्पीट करने की कोशिश करता है प्रीशियस क्लैन से, जिनका लीडर असल में टेमुजन है। और ये जो बंदा है टेमुजन ये बिल्कुल विलन से कम नहीं, इसको जो चाहिए ये उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और जब ये बात हमारे भाई को पता चलती है एंड उसे याद आती है वो पिक्चर के बारे में, तो उसे पता चलता है कि भैया ये तो भाई बहुत खतरनाक इंसान है। और अपना जो भाई होता है वो हमारी री के बारे में सोचते भाई वहाँ पे परेशान हो चुका होता है। वही तभी हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टेमुजन होता है हमारी री के पास आता है, उनसे कहता है तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा, बस सिर्फ एक ही बात है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जा नहीं सकती। मैं सच बताऊँ रावण से कम नहीं लगता है इंसान। वहीं रियल लाइफ में जो हमारा भाई होता है वो गर्ल्स के डोम में जाता है और माखी से बात करता है, और माखी उसे बताती है, माखी हमारे भाई को बताती है कि री अभी तक वापस नहीं आई है एंड किसी को नहीं पता
चक्र कहाँ है। हमारा भाई माकियो को कहता है चिंता मत करो जल्दी वापस घर आएगी, और इतना कहते ही वो अपने घर आता है, अपने सीबी को कहता है ट्विन स्टार, और सीधे वो टेलीपोर्ट हो जाता है गेम में। वहीं तभी हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो गोल्डन हंटर नाम की जो टीम होती है मजे मार रही होती है, बिल्कुल टशन में होती है और बढ़िया एक दूसरे के बारे में बात ही कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमारा जो ईओ होता है उसे नोटिस होता है कि असल में बाजू में तो कोई मोटा इंसान है जो कि रो रहा है। किंगलर और फी के अलग की बातें चल रही होती है जहाँ पे फी हमारे किंगलर को डांट रही होती है। तभी हमारा भाई उसे कहता है उस बंदे को देखो। ईओ कहता है कि वो उस बंदे के पास जाएगा एंड उसे पता लगाएगा क्या हुआ है उस बंदे को। बाद में थोड़ी देर बाद हमारा ईओ वापस आता है एंड सबको बताता है क्या सीन हुआ है। ईओ उन सबको बताते हैं असल में ये बंदा प्रीशियस क्लैन का या फिर प्रीशियस टीम का एक बैकबोन टीम से है, यानी कि जनरल टीम जो ऐसे कुछ टीम की। ये भी बताता है कि असल में इनकी जो जनरल वाली टीम थी वो असल में एक पिंक हेयर वाली लड़की के द्वारा खत्म कर दी जाती है। फिर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का इन लोगों का कुछ इंटरनल अफेयर हुआ होगा, इसी कारण इसको निकाला गया है। थोड़ी देर बाद ये लोग फिर से अपने बकरा ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इन लोगों को 3 बंदर भी मिल जाते हैं। अपना जो किंगलर होता है वो जाता है, उनमें से एक बंदे को पूरा मार देता है, नंगा कर देता है। हमारा किंगलर जो होता है उन लोगों को सारा पैसा लूट लेता है एंड उनमें से एक बंदे का अकाउंट जो होता है वो 0 हो जाता है। और अकाउंट में पैसे 0 होने का मतलब है कि इस गेम से भी लॉग आउट। एक बंदे को निपटाने के बाद जब हमारा किंगलर जो होता है बाकी बंदे को निपटाने जा ही रहा होता है, तभी ऊपर से कोई बंदा शॉर्ट कर देता है उसकी एनर्जी बैरियर को, जिसकी वजह से जो एनर्जी बैरियर होता है वो टूट जाता है एंड वो नूबी जो होते हैं वहां से भग जाते हैं। किंगलर ऊपर देखता है, वो शूटर की तरफ देखता है कि असल में ये एक पिंक बालू वाली लेडी है जो कि सबको मार रही है। वो लड़की किंगलर को कहती है कि वो उसे मारने आई है एंड इतना कहते हैं हमारी जो फी होते हैं उस पर हमला करना शुरू कर देती है। बैटल वहीं पे शुरू हो जाते हैं और अपनी जो फी होते हैं वो अपने भाई यानी ईयू के साथ मिलके उस पर तबाही वाले अटैक करना शुरू कर देती है। हालांकि वो लड़की काफी ज्यादा स्किल्ड होती है, हालांकि उस लड़की को एक भी अटैक छूता नहीं है एंड वो आराम से नीचे आ जाती है। लेकिन जैसे वो नीचे आती है वो तीनों के तीनों से आसपास से घेरे में ले लेते हैं एंड वो लड़की कहती है ओ। फिर उसे कहते हैं कि भाई अपने वेपन्स नीचे रखो एंड जैसे वो अपने वेपन्स नीचे रखते है एक ग्रेविटी बैरियर वहां पे आ जाता है और वो लड़की वहां से बाहर आ जाती है उस ग्रेविटी बैरियर से और किंगलर के पास जाती है और कहती है हाँ भाई मेरे को बताओ क्या कहना चाहोगे। हमारा किंगलर कहता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है जितने उसके दोस्तों के पास है। इतना कहने के बाद वो जो लड़की होती है जैसे उसके दोस्तों की तरफ जा रही होती है किंगलर पीछे से आता है उसको स्टैप कर देता है। किंगलर कहता है क्यूट बॉयज के चेहरे पे नहीं जाना चाहिए, वो बिल्कुल भी शेव नहीं होते। वहीं उसके दोस्तों से गालियां दे रहे होते क्योंकि ये बंदा भी बस उन्हें बेचने ही वाला था। तभी वो लड़की किंगलर से कहती है क्या ये वही स्वॉर्ड है जो कि दूसरे के गोल्ड के या फिर दूसरे के पैसे को अपने बैंक में आराम से ट्रांसफर करा देती है, मतलब कि दूसरों के गोल्ड ये सबको चोरी करने में काफी ज्यादा बढ़िया चीज। किंगलर कहता है हाँ बिल्कुल दिखने में बेकार है लेकिन है वही एंड काम बढ़िया करती है। किंगलर ये चीज देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि असल में ये जो लड़की है ये वो 1 ऑफ द 5 बिलियनियर में से एक है एंड इसके पास अनगिनत पैसा है। वो जो लड़की होती है हमारे किंगलर से कहती है अच्छा लगता है तुम्हें गोल्ड कुछ ज्यादा ही पसंद है तो ठीक है लो थोड़ा सा गोल्ड और ले लो। एंड आसमान से दिखता है एक मीटियोर जैसा गोल्ड का पॉइंट आता है एंड वो गोल्ड का बिस्कुट पूरा वहां पे मदारा उचिहा की तरह बिल्कुल बर्बादी फैला देता है। कुछ भी किंगलर को मारने के बाद जैसे वो लड़की जाहिर होती है तभी फिर उससे उसका नाम पूछते हैं एंड वो लड़की अपना नाम कलेक्टर बताती है और ये टूम रेडर्स को मारती है। इतना कहने के बाद वो जो लड़की होते हैं वो वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल जाती है हंसते हुए और हम लोग को बताया जाता है कि प्रेशियस टीम है इसमें वो अपर लेवल की इंसान है। वो तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है क्योजम टीम का सीन जहाँ पे हमारे जो टेमुजू ने असल में एक खास तरह का सीबे बुलाया होता है मंगाया होता है जो कि आ चुका होता है। वहीं हमें एक पास में ड्रैगन गर्ल को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा एक तरह से जेलस फील कर रही होती है शायद हमारी रेस है एंड हमारे टेमुजन को कहती है कि यार तुम क्या कर रहे हो ये इतनी तो प्रीशियस थिंग है एंड आके तुम उस यूजलेस लड़की को क्यों दे रहे हो ये। सिलिकॉन उस लड़की को कहता है बकवास बंद कर। हमें जो टेमुजन होता है उस लड़की को कहता है शायद तुम जानती नहीं हो कि असल में रे किस चीज की है, अभी तुम उसकी रियल वैल्यू जानते नहीं हो। तभी वहाँ पे हमें रे को बुलाया जाता है और उसे वो खासकर सी बेस दिया जाता है, उसे न्यू मेंबर की तरह इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वहीं तभी जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया था हमारे ट्विन स्टार को साथ ही साथ हमारे भाई को जो कि स्टेज 10 के अरीना के ऊपर खड़े होते हैं बिल्कुल आराम से मस्त होते हुए जा रहे होते हैं और हमें पता चलता है असल में हमारा जो भाई है वो लेवन नाम के एक बंदे से मिलने जा रहा है जो कि यहाँ पे असल में इंचार्ज है। और जब अपना भाई हवा में उड़ते हुए जा रहा होता है उसे ताकाशी नाम के लड़का मिलता है और अपना भाई उसे एक राइड भी देता है। दोनों के बीच में बात होती है, हमें पता चलता है कि ताकाशी जो असल में एक ऑर्फन बॉय है जो अपनी बहन के साथ रहता है। ताकाशी जो असल में एक स्लम वाली एरिया में रहता है अपनी बहन के साथ एंड हमें बताया जाता है कि एक दिन हमारे भाई को पता चलता है यानी ताकाशी को इस गेम के बारे में। वो अपनी बहन से इस चीज के बारे में बात करता है एंड कहता है कि वो इस चीज को खेलेंगे एंड ऑफ कोर्स ये कोई स्कैम नहीं होगा। उसकी बहन आसानी से मान जाती है और कहती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और तब से वो लोग दोनों के दोनों साथ में इस चीज को खेलते हैं एंड ऑफ कोर्स हमारे ताकाशी को एक स्पेशल तरह का एक वेपन मिला है और वो वेपन जो होता है हमारे भाई को पिक्चर्स लेने में मदद करता है। और असल में इसमें जो पिक्चर्स होती है वो असल में बाद में जाके फ्यूल का काम करती है एंड इससे काफी अमेजिंग और खतरनाक वेपन्स बनाए जा सकते हैं। और क्योंकि अब ताकाशी की बहन बीमार है इसलिए अपना भाई इधर आया है ताकि एक वो बड़ा वाला प्राइस पूल जीत सके जो कि असल में 10 मिलियन येन है और ये कॉम्पिटिशन असल में लेवन के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। अपना भाई जो कि असल में इस पूरे गेम का 5 बिलियन में से एक है वो ऐसे हवा में से उड़ते हुए जा रहा होता है क्योंकि ऑफ कोर्स उससे पैसा यहाँ का नहीं भरना एंट्री फीस जो कि 50,000 येन है। वही हम लोगों को दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पे सेल्फ क्लेम्ड आइस एज की बैटल हो रही होती है। एक तो बिल्कुल वाइकिंग जैसा दिखने वाला बंदा होता है और वही
वहीं दूसरा जो बंदा होता है वो अपना प्यारा चहेता ईयू होता है, और बेशक ये भी एक सेल्फ क्लेम आइस मेज है। और इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख हमारे जो फी और फेरन होते हैं दोनों को दोनों शर्मा जाते हैं, भाई क्या चल रहा है ये देख के। हमारे वाइकिंग जैसे बंदे के बीच और हमारे ईयू के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे अपना जो भाई होता है ईयू वो जमीन में से आइस की गोलियां निकाल रहा होता है, जिसे असल में वाइकिंग आसानी से तोड़ रहा होता है। लेकिन अपने भाई का असल में प्लान ही कुछ और है, क्योंकि अपने ईयू जो है वो असल में इस मैच के बिल्कुल बीच में रहना चाहता है और जितने भी टूटे हुए पीस है उन सबको मिला के इस वाइकिंग को रोकना चाहता है। मानना पड़ेगा प्लान तो बढ़िया है भाई का। वहीं दूसरे हम लोग को दिखाया था हमारे ट्विन स्टार को, जो कि टाकेशी से पूछते हैं कि आखिर क्या लगता है कौन जीतने वाला है, और टाकेशी अपना भाई कहता है अरे कौन जीतेगा, हम जीतेंगे। और इतना कहते वो अपनी बुक को चमकाना शुरू कर देता है एंड हमारी जो ट्विन स्टार होती है दोनों को छोड़ देती है। दोनों को दोनों नीचे आके गिरते हैं एंड सीधे ईयू के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ईयू वहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। और अपना जो टाकेशी होता है वो भी फुल फॉर्म में आ जाता है अपने। और असल में हम लोग को बताया जाता है कि असल में यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल बंदा है एंड वो पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन असल में वो पार्टिसिपेंट को चैलेंज करता है तो वो भी पार्टिसिपेंट बन जाएगा। यानी टाकेशी और अपना जो सुजन होता है वो दोनों के दोनों पार्टिसिपेंट बन चुके होते हैं। इवन बैटल भी शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे अपना जो टाकेशी है वो उस वाइकिंग को मारने वाला होता है, लेकिन वो आसानी से उससे बच जाता है, इनसे यानी हमारे टाकेशी को जमीन पे गिरा देता है। अपना लॉन्डे सुजन जो होता है जाके देखता है हमारे टाकेशी की एल्बम एंड उसे पता चलता है कि यहाँ से तो पिक्चर्स गायब हो रही है, यानी ऑफ कोर्स उसकी और उसकी बहन की पिक्चर गायब, यानी वो ज्यादा ही पावर यूज कर चुका है एंड उसकी जो बहन की और उसकी मेमोरी को भी मिट रही है। तभी अपना जो भाई सुजन होता है वो सोचता है कि भाई वो इस वाइकिंग को काफी हीरो की तरह से हराएगा, लेकिन वो तो बस इस वाइकिंग से बचते ही रह जाता है और बस मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए कह रहा होता है भैया कोई बचा लो इस बंदे से, क्योंकि ये बंदा तो भूखे दानव से कम नहीं लग रहा है। वो सो कॉल्ड आइस जो होता है वो अपने पावर का यूज करता है और अपने भाई को एक जगह पे रख लेता है। सुजन उसके आइस मैजिक की वजह से हिल नहीं पा रहा होता है, और जैसे वो बंदा यानी वाइकिंग वाला लॉन्डा उसे खत्म करने हो जाता है, अपने भाई को वहाँ पे बीच में ट्विन स्टार आ जाती है, उसके अटैक को रोक लेती है। और ट्विन स्टार सुजन को कहती है इस चीज को हम बाद में उधारी पे रख लेंगे। वो जो वाइकिंग होता है वो मरा नहीं होता है एंड फिर से खड़े हो जाता है, और हमारी जो ट्विन स्टार होती है वो ऐसा लगता है अपनी फुल फॉर्म का यूज करती है और एक ड्रैगन में बदल जाती है, लेकिन इन दी एंड वो बस ऐसा दिखावा करती है कि वो ड्रैगन में बदल रही है, और इन दी एंड वो बनती है बस एक छोटे छोटे बिल्ले। लेकिन वो वाइकिंग उन दोनों को परेशान करना शुरू कर देता है और बीच में हमारा टाकेशी आता है, उन दोनों को बचा लेता है और कहता है लड़कियों को बचाना मेरा काम है। और इतना क्या कि वो जो ट्विन स्टार होते हैं काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं उसकी बातें सुन के एंड उसके बाद अपने रियल फॉर्म दिखाते हैं। हमारे ट्विन स्टार को जो हमारे टाकेशी है उसकी बातें काफी ज्यादा पसंद आती है। इस बार वो कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें रियल फॉर्म दिखाऊंगी, कोई मजाक नहीं करूंगी। एंड इतने में हमें दिखाया जाता है कि 2 हेड वाले ड्रैगन वहाँ पे आ जाता है, जो कि बिल्कुल भी एक नॉर्मल ड्रैगन नहीं है, क्योंकि ये बस कुछ लिमिटेड ही लोगों के पास हो सकता है एंड ऑफ कोर्स ये एक एस लेवल का ड्रैगन है। फियो फेरन तो इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर सुजन जैसे बंदे के पास इतना खतरनाक ड्रैगन कैसे हो सकता है। इन दी एंड जो ड्रैगन होते हैं अपनी बीम का यूज करते हैं एंड इसके बाद उस वर्किंग को वहीं पे खत्म कर देते हैं और उसके बाद मैच को जीत जाते हैं। ऑफ कोर्स इस बैटल को जीतने के बाद अपने जो भाई होता है सार का साथ जो प्राइज होता है वो दे देता है अपने टाकेशी लॉन्डे को एंड उसको भेज देता है उसके घर वापस। एंड अपना जो भाई होता है वो चले जाता है बिगनिंग लेवल पे, क्योंकि अपने भाई को असल में बिगनिंग की ट्रेनिंग पूरी करनी है। लेकिन लेवन जो होता है वो सोच रहा होता है कि भाई आखिर कितना खतरनाक बंदा है, क्योंकि उसके पास एक एस लेवल का एक ड्रैगन है एंड ऑफ कोर्स वो सोच रहा होता है कि कहीं ये कलेक्टर के साथ तो नहीं है। और जब अपना जो भाई होता है वो ट्रेनिंग में आता है उसे देखने को मिलते हैं वहाँ पे 2 और लड़के, जिनमें से एक जो होता है काफी ज्यादा फ्रेंडली होता है, लेकिन दूसरे वाला लड़कियों की तरफ काफी ज्यादा नखरे खाता है। लेकिन तभी वो जो मोटू सा इंसान होता है वो हमारे भाई को पहचान जाता है, उनसे कहता है कि तुम तो वही हो ना वो जो पूल से साफ करते हो। एंड ऑफ कोर्स ये दोनों असल में एक ही क्लास में है, लेकिन अपना जो भाई है वो इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता, क्योंकि ऑफ कोर्स अपना जो भाई है वो काफी ज्यादा बिजी रहता है, क्योंकि उसे कभी कभी काम करने जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम करने, या फिर कभी कभी वो अपनी क्लास में ही सो जाता है। तो ऑफ कोर्स उसे इस बंदे के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तभी जब इन लोगों के बीच में बात हो रही होती है वहाँ पे इन लोगों की ट्रेनर आ जाती है जो कि अपना नाम रेन बताती है। हम लोगों को बाकी बंदों के नाम भी पता चलते हैं, जैसे कि उस मोटे वाले का नाम है शाह एंड जो पर्पल हेयर वाला है उसका नाम है टाइटन। तभी हमें दिखाया जाता है क्योंकि जो ट्रेनर होती है उन लोगों को एक ऐसी टूम में ले जाती है जो कि असल में 100 ईयर पहले ही काफी सारे रेजर्स के द्वारा लूटा जा चुका है, और ये जो जगह है ये असल में उन लोगों की प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा बढ़िया जगह रहने वाली है। तभी शाह होता है उसकी ऐसी किताब से उन्हें शुरू हो जाती है एंड वो देखता है काफी सारे मॉन्स्टर को जो कि उन पहाड़ियों के अंदर होते हैं। तभी जो रिन होती है वो इन लोगों को बताती है कि असल में इन लोगों को कहा जाता है टनल एप्स। ये बंदे जैसे दिखने वाले प्राणी काफी ज्यादा तेज होते हैं, ऑफ कोर्स इन लोगों से इन्हें बच के रहना है। शाह की फटनी शुरू हो जाती है एंड वो कहता है कि चलो एक काम करते हैं हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, लेकिन टाइटन को बिल्कुल मंजूर नहीं होता। तभी उन बंदरों के द्वारा इन लोगों के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे वो बंदर उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं रिन उन सबको दूर भगा देती है। तभी जो रिन होती है इन लोगों को इनके बेसिक्स इस गेम के बारे में बेसिक्स बताते हुए बताती है कि असल में इन सभी के पास एक स्पेशल आइटम है जिसे तुम वेपन भी कह सकते हो। हमारे शाह के पास एक सर्कुलर कलर की ब्लेड होती है और इस गोल्डन ब्लेड का नाम ये देता है स्टॉर्म आई, और वहीं दूसरी तरफ टाइटन का जो होता है स्पेशल मूव या फिर कोई वेपन उसका नाम होता है मेटल फिस्ट। अपना जो शाह होता है हमारे भाई से पूछता है कि आखिर उसके पास क्या स्पेशल चीज है एंड अपना भाई साफ साफ मना कर देता है और कहता है तुम लोगों जैसा कूल तो नहीं है भाई,
तभी वो जितने भी एप्स होते हैं सारे के सारे हमारे भाइयों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये लोग एक दूसरे को डिफेंड कर रहे होते हैं, इन लोगों को पता चलता है कि इन एप्स के ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करने वाला है। इवन अपना जो भाई होता है वो भी एक एप्स को किक करता है एंड वो जाके गिर जाता है पीछे, हालांकि उसको कुछ फील नहीं होता। हमारे शाह की फट के हाथ में आ जाती है एंड वो कहता है कि आखिर हम लोगों को कैसे हराने वाले हैं, ये तो हार ही नहीं मान रहे। हमारी रिन कहती है कि बेशक हमें इनका बॉस को हराना पड़ेगा पहले, एंड उस बॉस की वजह से ही इन लोगों के पास एक स्पेशल तरह का आर्मर आ चुका है जिसकी वजह से ये लोग कुछ फील ही नहीं कर पा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स हमें काफी आसानी से मार देंगे। शाह कहता है कि आखिर हम उन लोगों के लीडर को कैसे हराएंगे, लेकिन तभी हमारा जो टाइटन होता है सीधे उस बंदे के पास जाता है यानी उस एप्स के लीडर के पास एंड उसे एक मुक्का मारता है। सिर्फ एक बार नहीं, आयरन मैन की तरह बस हल्क को जैसे मारता है ना, वैसे ही हल्क बस सूट की तरह उसे मारता है एंड उस एप्स के लीडर को हरा देता है। तभी हमारे शाह को याद आता है कि असल में कौन बंदा है। लेकिन तभी जो रेन होती है वो कहते हैं चलो इन बाकियों को तो निपटा लेते पहले, एंड हमारे जो रेन होते हैं सबको मारना शुरू कर देती है और अपने शाह को उससे प्यार हो जाता है। अपना जो शाह होता है वो इन रिंग को अपने पेट की तरफ लपेट के हुए सबको मारना शुरू कर देता है उन एप्स को। और तभी थोड़ी देर के बाद ये लोग पूरे एरिया को खत्म कर देते हैं, वहाँ के सारे एप्स को। अपना सुगन उनसे पूछता है कि क्या हमने इस ट्रेनिंग को पार कर लिया। अपने शाह भाई को तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा होता है, लेकिन तभी जो हमारी रिन होती है वो कहते हैं नहीं नहीं इतनी आसानी से कैसे, अब तुम लोगों को मेरे को हराना पड़ेगा। वो इतना कहते हैं वो उन लोगों की तरफ नाइस फेंक देती है, लेकिन अपना जो सुगन होता है वो तो बच जाता है। लेकिन अपना जो टाइटन होता है वो अपनी फैमिली को समन कर लेता है जिसकी वजह से वो उससे बच जाता है। हमारा जो शाह होता है उस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है उसने भी कई हजारों इसमें येन लगा रखे गेम में, लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं मिला। और तभी हमारे जो भाई यानी हमारे सुगन होता है उसके बारे में बोलना शुरू कर देता है कि असल में तुम तो काफी ज्यादा अजीब अजीब जॉब करते रहते हो, लगता है तुम्हारे पास तो पैसे होंगे ही नहीं, एंड ऑफ कोर्स तुम पे नहीं है तो कोई बात नहीं। एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हमारे जो भाई सुगन होता है उसको कहीं ना कहीं नीचा दिखा रहा होता है कि भाई तू गरीब है। एंड इन दी एंड शो ऑफ करते हुए वो जो बंदा होता है कहता है कोई बात नहीं, मैं तो पैसे वाला हूँ ना, मैं अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करूंगा और तेरे भी प्रोटेक्शन करूंगा। लेकिन जब वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं तभी बीच में रिन कहती है कि भैया पहले वो नाइफ तो हटा ले अपने चेहरे के ऊपर से। और अपना जो शाह होता है वो कहता है क्या नाइफ, एंड जैसे वो देखता है उसके सर के ऊपर तो नाइफ लगा हुआ है, वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है और कहता है यार मैं तो डीएनए मिल गया वो उससे। और तभी जो अपना शाह होता है वो वही लड़कियों के सामने वही पिघलने वाली हरकतें शुरू कर देता है। लेकिन तभी जो हमारे रिन होते हैं हमारे भाई से पूछते हैं यानी शुगल से पूछते हैं कि अगर उसके पास कौन सी पावर है, क्योंकि उसका जो आइटम है उसने कभी उसकी पावर नहीं देखी। शुगल मना कर देता है, कहता है नहीं कुछ खास शक्ति अच्छी नहीं है इसकी। लेकिन तभी हमारे जो टाइटन होता है वो इतनी सारी बकवास से थक चुका होता है और सीधे हमला करना शुरू कर देता है हमारे रिन के ऊपर। रिन और टाइटन के बीच में दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों फुल स्पीड में एक दूसरे पे हमला करने शुरू कर देते हैं। दिन गार्डन गार्डन सा हो रहा होता है, लेकिन तभी शाह होता है हमारे भाई को बताते हैं कि असल में जो टाइटन है वो असल में नॉर्मल बंदा नहीं है, वो असल में वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है बीआर गेम्स में लगातार 3 साल तक, लेकिन इस साल वो बिल्कुल भी कोई भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये काफी ज्यादा ऑड है। लेकिन तभी जो टाइटन होता है उन्हें बोलता है कि तुम्हें आना है यहाँ पे मदद करने की नहीं, या फिर ऐसे हाथों में चूड़ियां लेके बैठे रहोगे वहीं पे। तभी हमारी रिंग को हराने के लिए नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए हमारा जो शाह होता है वो कहता है चलो ठीक है फिर। एंड अपना जो शाह होता है वो भी अपना अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने लेव को कंट्रेस करता है। अपना जो सुगन होता है वो भी तैयार हो जाता है अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए और अपनी स्पेशल पावर को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन इसके फर्स्ट शो में असल में जो भी बंदा सामने वाला करेगा वो उसी चीज को कॉपी कर सकता है। लेकिन तब तक हमारे जो भाई की एबिलिटी वो बिल्कुल बेकार है। तभी जो हमारा शाह होता है वो अपनी पावर को यूज करता है जिसकी वजह से यानी कि शाह के स्पेशल अटैक के कारण शाह जो होता है वो इनविजिबल हो सकता है और अपने शाह है वो इस पावर को यूज करता है और रिन के कानों में अपनी ईमेल आईडी बोल देता है और बिल्कुल एक सेम के तरफ इधर से उधर भागे जा रहा होता है और हरकतें कर रहा होता है। वहीं तभी हमारा जो टाइटन होता है वो जैसे तैसे करके हमारे रिन को नीचे गिरा देता है एंड उसको 15% HP पे ले आता है। एक बार फिर से हमारा जो रिन और हमारा जो टाइटन होता है दोनों को दोनों लड़ाई करने वाले होते हैं। तभी पीछे से अपना जो शाह होता है आता है, लेकिन हमारी रिन उसे नॉकआउट कर देती है। वहीं हमारा जो शाह होता है हमारे हाथों में हाथ धर के बैठा होता है शुगिन के साथ और थोड़ी सी और हरकतें करने के बाद अपना जो शाह होता है वहां से लॉग आउट हो जाता है। तभी जो अपना भाई होता है अपना जो शुगिन होता है वो बताता है टाइटन को कि भाई तुम उस लड़की को नहीं हरा पाओगे। टाइटन बड़ी ही अकड़ में कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उसे हरा दूंगा, आसानी से हरा दूंगा क्योंकि मैं ही यहाँ पे सबसे ताकतवर हूँ। और अपना जो भाई होता है शुगिन वो भी अपनी फुल पावर में आ जाता है, अपने आप को इनविजिबल कर लेता है जो कि असल में उसने ये पावर शाह से ही सीखी है। अपना भाई इनविजिबल होकर जाता है, उसे एक लड़की मिलती है जो कि असल में उस क्लोन को यानी कि रिन को कंट्रोल कर रही होती है। ये जो छोटी सी लड़की है इसका नाम फरोन है एंड ऑफ कोर्स इसके पास डिको इमराज नाम की शक्ति है जो कि इसे कॉपी करने में मदद करती है, जिसकी वजह से ये उस अवतार को कंट्रोल कर पाती है। सुजन फरोन को बताता है कि असल में वो इसलिए इस चीज को पता कर पाया क्योंकि रिन ने अपने आउट ऑफ रेंज में देख पाया कि असल में पीछे से हमारा भाई आ रहा है यानी शाह आ रहा था। और इसी के साथ ये लोग ट्रेनिंग जो है इनकी पूरी कर लेता है एंड इन लोगों को एक एलाई कार्ड नाम की एक चीज मिलती है जिससे ये लोग एक दूसरे के साथ टीम अप कर सकते हैं या फिर किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इवन हम उनका स्टाइल भी देख सकते हैं। तभी जो फरोन होते हैं वो शुगिन से पूछते कि आखिर वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, मतलब वो जानना चाहती है कि आखिर उसकी ट्रू पावर क्या है क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा ऐसे पता नहीं कर सकता इन चीजों को। अपना भाई शुगिन जो होता है इस बात को टालने की कोशिश करता है, वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन टाइटन बीच में आ जाता है और कहता है नहीं मेरे को तो अभी पता करना है। टाइटन कहता है आओ कर लेते हैं दो हाथ और पता करते कि आखिर तुम्हें कितनी शक्ति है।
अपना सुगन और फरोन दोनों के दोनों आ जाते हैं, कहीं पे छुप जाते हैं। एंड तभी जो अपना भाई होता है वो फरोन से पूछता है कि आखिर वो लड़ क्यों नहीं रही है। एंड वो बताते हैं कि असल में वो अपने डिकोई को यूज करने के बाद थोड़ी देर तक नहीं लड़ सकती है। तभी अपना जो भाई होता है वो फरोन से बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, टीम अप कर लेते हैं। लेकिन फरोन साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं तुम एक लड़की के साथ फ्लर्ट करना चाहते हो। तभी अपना लोंजा उस लड़की के साथ प्रॉमिस करता है कि अगर उसने टाइटन को हरा दिया तो वो दोनों एक साथ पार्टी में हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे टाइटन होता है उन लोगों को ढूंढ लेता है एंड अपने भाई यानी शुगन और वो फरोन दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी जो हमारा शुगन होता है वो भी अपने एबिलिटीज का यूज करता है, मैन ऑफ द विंड, जो कि असल में उसने शास्त्री कॉपी की होती है। और इसी के साथ अपना जो भाई होता है वो हमारे टाइटन पे हमला करना शुरू कर देता है। वो उन पत्तों का इस्तेमाल करता है डिकोई की तरह एंड इधर से उधर भागता है, इवन अपनी स्पीड और अपनी इनविजिबिलिटी का भी यूज करता है और टाइटन को जैसे तैसे करके उसके पैर पे एक कट मार देता है। अपना जो टाइटन होता है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता और हमारे भाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, हालांकि वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील करता है। और तब जो हमारा सुजन होता है वो टाइटन को कहता है सरेंडर कर दो, वैसे भी तुम हार चुके हो। लेकिन जो टाइटन होता है वो बिल्कुल काफी ज्यादा जिद्दी होता है, कहता है बिल्कुल कभी नहीं, तुमसे तो कभी नहीं हारूंगा। और इतना क्या कि अपने स्पेशल फॉर्म या फिर युगन की अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करता है और वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी कर देता है। हमारा जो टाइटन होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है हमारे सुजन को, सोचता है एंड सीधे 100 मिलियन का फ्यूल भरता है अपनी गाड़ी में और सीधे भगाते हुए जाता है हमारे सुजन की तरफ। अपना सुजन इस कॉम्पिटिशन या फ्यूगन की इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ठीक है, एंड फरोन को गले लगा लेता है और कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। उतने में अपना जो भाई होता है टाइटन वो अपनी गाड़ी फुल स्पीड में भगाते हुए लाता है, लेकिन हालांकि वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता हमारे सुजन का, बल्कि उसकी जो गाड़ी होती है वही टूट जाती है। हमारे जो फरोन होते हैं वो बिल्कुल सोचते ही दंग हो जाते हैं कि भाई क्या इंसान है ये। फरोन कहते हैं भाई इस दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कभी भी कोई भी कम पैसे वाला इंसान कभी किसी पावरफुल या फिर ज्यादा पैसे वाले इंसान को नहीं हरा सकता। तो आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है आखिर हमारा सुजन, ये तो कौन ही जानता। लेकिन सुजन इस चीज को बताने के लिए मना कर देता है कि अगर उसके पास इतनी वेल्थ कैसे है। शुगन ये भी फरोन को बताते कि असल में इतना उसे पता है कि टाइटन की जितनी भी वेल्थ थी वो सारी खत्म हो चुकी है एंड वो लॉग आउट होने वाला है। लेकिन हमारे लौंडे को ये नहीं पता होता कि हमारी टाइटन की जो कार है वो बिल्कुल एटॉमिक बॉम्ब की तरह फटेगी। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो भाई होता है लड़की के साथ फ्लर्ट मार रहा होता है। दोनों को दोनों जो होता है मलबे के नीचे फंसे हुए होते हैं। अपना जो भाई होता है वो कहता है फरोन को कि भाई तुम्हारी मेरे को एक आइटम आइडेंटिफाइंग वाली जो पावर है काफी ज्यादा अच्छी लगी और फरोन का टीम में होना काफी ज्यादा अच्छा हेल्पफुल साबित होगा। दोनों के दोनों मलबे के नीचे फंसे होते हैं, एक दूसरे से थोड़ी देर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इन दोनों के ऊपर असल में नजर होती है कलेक्टर की, जो कि अपनी बैलगाड़ी लेके वहां पे आती है और दोनों को उस मलबे से बाहर निकालती है। तभी जो कलेक्टर होते हैं वो शुगन को बोलते हैं मेरे को तो लगा था तुम यहाँ पे बिगनिंग वाली ट्रेनिंग करने आए होंगे, लेकिन तुमने अब लड़कियों के साथ फ्लर्ट मार रहे हो, ये कौन सी तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है भाई। तभी जो अपने लॉन्डर यानी शुगन होता है वो उसे बोलता है कि मेरे को भी तुमसे काफी सारी चीजें सवाल करने हैं। वहीं जब शुगन और कलेक्टर दोनों को दोनों बात कर रहे होते हैं, पीछे से हमें जो फरोन होती है अपनी आइडेंटिफाइंग वाली का यूज करती है। हमारे जो फरोन होते हैं वो हमारे भाई यानी शुगन को कहते हैं प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये जो लड़की है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और बिल्कुल कलेक्टर जैसे इसके पास अलग ही पावर्स है। लेकिन तभी जो कलेक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि ये लड़की को ज्यादा ही नहीं बोलती और हमारे भाई को यानी शुगन को पता चलता है कि ये लड़की कलेक्टर यानी 5 बिलियनर में से एक है। अब हमारा भाई बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है आखिर एक बिलियनर यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन तभी हमें जो कलेक्टर होते हैं वो शूट कर देती है हमारी फरोन को एंड कहते हैं ये थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन अभी मेरे को तुमसे खुद थोड़ी पर्सनली वाली बात करनी है। तभी कलेक्टर उसे भी शूट कर देती है। हमें देखने को मिलता है एक सॉसेज मॉन्स्टर जो कि हमारे भाई के मुंह के अंदर चल जाता है। हमारा भाई कहता है आखिर ये क्या था एंड वो लड़की बताते हैं असल में एक सॉसेज मॉन्स्टर था। एंड हमारा भाई उससे पूछता है कि आखिर री कहाँ है। तो हमारे कलेक्टर उसे बताती है जब तुम टोटम टीम के अंदर जाओगे तुम्हें वहाँ पे ये जो सॉसेज मॉन्स्टर तुम्हारे काम आएगा और तुम्हें री के पास ले जाएगा। और टेमुजान जो भी बोल रहा है तुम्हें उसमें कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इतना क्या कि जब वो जाने वाली होती है तभी हमारा भाई उससे पूछा कि आखिर टेमुजान कहाँ है फिर, और हमारे कलेक्टर उसे बताते हैं तुम्हें उस चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। जाते जाते वो टेमुजान के एक बंदा जो उसने पीछे छोड़ा होता है शुगन के, उसे भी शूट कर देती है। हालांकि वो बच जाता है और अपने जो भाई होता है यानी शुगन वो जाता है और फरोन को बचाता है। तभी हमारा सुजन जो होता है वो देख लेता है उस टेमुजान के असिस्टेंट का एंड उससे पूछता है कि आखिर टेमुजान कहाँ है। लेकिन जब वो जाने की वहां पे सोचता है अब हमारा भाई उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो टेमुजान को जो असिस्टेंट होता है वहां से जाने की सोचता है और उस बंदे को छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे भाई की भी अलग ही चुल रहती है एंड वो जाता है उस पर फिर से अटैक करता है। लेकिन इस बार वो बंदा बच जाता है। इस बार हमारे भाई यानी सुजन को बहुत बुरी तरह से मारता है। हालांकि जब जैसे हमारे भाई को लगता है कि वो मरने ही वाला है, बीच में फौरन आ जाती है उसे बचा लेती है। हालांकि अपने भाई को जब ऐसे फौरन को बीच में आते हुए देखता है वो काफी ज्यादा खुश होता है एंड कहता है वाह क्या बात है। और फौरन हमारे भाई को कहते हैं कि असल में वो अपने किसी भी टीम मेंबर को ऐसे मरने नहीं देना चाहती थी। लेकिन तभी वो जो टेमुजान के जो असिस्टेंट होता है उन लोगों पे सीरियस मोड में आ जाता है एंड उन लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है। फुल स्पीड में बिल्कुल ही वो उन लोगों के ऊपर कट मारता है। जैसे तैसे करके अपना जो भाई होता है वो फौरन को बचाते हुए वहां से भाग रहा होता है। हालांकि उन लोगों के हाथ पे एक नंबर आ चुका होता है जो कि ये बता रहा होता है कि आखिर वो कितनी बार कट चुके हैं।
लेकिन तभी अपना जो भाई होता है बिल्कुल नालायकों वाली हरकतें करता है और सीधे उस बंदी के यानी उस असैसिन के ऊपर जाके कूद जाता है और फोर्सफुली वहां से गेम से लॉग आउट हो जाता है। और जैसे वो जो असैसिन होता है वो हमारी फोरन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, हमारी फोरन उसे बच लेती है, लेकिन इन दी एंड हमारी जो फोरन होती है वो भी उस असैसिन के द्वारा मारी जाती है या फिर कहीं लॉग आउट हो जाती है फोर्सफुली। लेकिन 24 घंटे बाद इन लोगों को फिर से आना होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारे सुजिन को, जिसे जैसे ही वो बाहर आता है उसे कॉल आती है हमारे टेमुजान से, और हमारा जो टेमुजान होता है हमारे भाई को कहता है अगर तुम्हें री को बचाना है तो जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है GGTC की बिल्डिंग जहाँ पे मीटिंग चल रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि असल में गेम्स के लीडर्स की एक मीटिंग चल रही होती है। हम लोगों को पता जाता है कि असल में ये लोग जो है डार्क टाइगर के पास जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं। हमें बताया जाता है कि असल में ये लोग स्टेज 0 को कॉन्कर करना चाहते हैं और ये जो गेम है जो कि इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई है, इसमें असल में जो सबसे ज्यादा टॉप पे बैठे हैं वो है डार्क टाइगर्स की टीम, जिनमें से 5 बिलियनियर भी आते हैं। इन लोगों की 16 बंदों की टीम है जो कि असल में पूरे के पूरे गेम को इन्फ्लुएंस करती है और इन सभी लोगों की नेटवर्थ अगर मिला है तो लगभग 2 बिलियन के पार जाती है। ये लोग इस चीज को रिपोर्ट करते हैं डार्क टाइगर को भी एंड उसे बताते हैं कि स्टेज 18 की जो प्रिपरेशन है वो हो चुकी है एंड ऑफ कोर्स इसे हम ये भी कह सकते हैं कि भाई स्टेज 0 को कॉन्कर करने से पहले यहाँ पे जो तैयारी करनी है वो हाँ यहाँ पे होने वाली है। लेकिन तभी उसके जो लोग होते हैं डार्क टाइगर वो उसे बताते हैं कि असल में एक बड़ी दिक्कत आ चुकी है और वो ये है कि जो गार्डियंस है वो असल में 0 से 1 हो चुके हैं एंड जो की सबसे बड़ी दिक्कत है। डार्क टाइगर उन्हें कहता है कि भले कुछ भी हो जाए उस बंदे को ढूंढो और मार डालो। वहीं तभी दूसरा सीन हमें सिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो तैमुजान होता है बात कर रहा होता है हमारे भाई से, उनसे बता रहा होता है कि तुम्हें री की कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है क्योंकि मैंने उसे हॉस्टेज बना रखा है और सेफ्टी की बात कोई भी नहीं है दिक्कत वाली। उसे बताता है कि असल में तुम्हें स्टेज 18 पर जाना है जहाँ पे असल में काफी सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं जो कि बाकी सारे स्टेज को क्लियर कर चुके हैं एंड वहाँ पे ऑफ कोर्स वो स्टेज 0 के लिए तैयारी करने वाले हैं। और सुजिन को ये भी बताता है कि असल में उन लोगों को निशिका नाम के इस बंदे को ढूंढना पड़ेगा। हमारा भाई कहता है आखिर उसे कैसे पता चलेगा निशिका के बारे में एंड वो कहता है वक्त आने पर उसे पता चल जाएगा। वहीं तभी अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे बाहर से काफी ज्यादा आवाज आती है तो हमारा भाई जाके देखता है कि बॉयज रूम में असल में एक लड़की है। बेशक जैसे कि हम लोगों को पता चल रहा है, बेशक हमारे भाई को भी पता चल जाता है एंड वो लड़की असल में और कोई नहीं बल्कि फरौन होती है जो की असल में काफी ज्यादा में फंसी हुई होती है। और जो फरौन होते हैं वो सुइगिन को आवाज लगाते हैं उसे बचाने के लिए और सभी लोगों की भेड़िए वाली नजर हमारे भाई की तरफ। वहीं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी फरौन और हमारा जो सुइगिन है वो जाते हैं थोड़ा खाना पीने के लिए। तभी दोनों के दोनों जो होते हैं अपनी टीम के बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तभी हमारी जो फौरन होती है वो काफी ज्यादा खाना ऑर्डर कर देते हैं और लगभग 20,000 का बिल आ जाता है। वैसे तो अपने भाई पे अंधा पैसा है पर है तो गेम में ही ना। जब ये लोग अपने साथ में टाइम बिता ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे कुछ पुलिस वाले लोग आते हैं और हमारे भाई को चढ़ाना शुरू कर देते हैं। फौरन बीच में कूद पड़ते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं जिस बंदे से तुम ये लड़ने की कोशिश कर रहे हो वो असल में 1 बिलियन की वेल्थ का मालिक है, वो भी ग्रेव बस्टर नाम की इस गेम में। जो पुलिस होते हैं वो भी एकदम से शॉक हो जाते हैं, कहते क्या सच में इस बंदे पे इतना पैसा। हमें बाजू वाली वेटर जो होती है कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे गेम से पैसे काट लूंगी बस तुम मेरे को अपने पैसे तो दो। हमारा भाई इस चीज को देख के शॉक हो जाता है कि भाई ऐसा भी होता है क्या। एंड हमें दिखाया जाता है जो पेमेंट तो सक्सेसफुली हो भी जाती है। जो वेटर है वो काफी ज्यादा शॉक होती है कि भाई उनकी जो मशीन है वो यही मेजर नहीं कर पा रही कि आखिर कितना ज्यादा अंधा पैसा है हमारे सुइगिन के पास। मतलब इतना पैसा क्योंकि मतलब मशीन भी मतलब नहीं पता कर पा रहे भाई कितना पैसा है इस बंदे के पास। और काफी ज्यादा थके हुए दिन के साथ ये लोग पहुंच जाते हैं हमारे सुइगिन के बेड पे और वहाँ पे सुइगिन जो होता है फौरन को बताता है हमारे री के बारे में और उसको बचाना इस चीज के बारे में। और हमारे जो फौरन होते हैं वो कहते हैं ठीक है वो भी उसकी मदद करेगी इस चीज में। और इसी के साथ दोनों को दोनों साथ में लॉग इन होते हैं और चले जाते हैं। दोनों को दोनों स्टेज 10 पे आ जाते हैं एंड इसके बाद थोड़ा घूमने फिरने लग जाते हैं। वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो कि इकट्ठा हुआ होते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन लेने के लिए जो कि आज होने वाला है उस कॉम्पिटिशन के लिए। वही हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ पे हमारे जो फौरन होते हैं वो कुछ ज्यादा ही खाना शुरू कर देते हैं, इवन सुबह से भी ज्यादा। एंड दोनों के बीच में इवन कॉम्पिटिशन भी शुरू हो जाता है। वही तभी से आजू बाजू से आवाज आ रही होती है कि भैया कोई नया बिलियनर आया जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। अपना जो सुइगिन होता है वो सोच रहा होता है कि भाई क्या इन लोगों को कहीं पता तो नहीं चल गया कि भाई ये कहीं मैं ही तो नहीं हुई सब। इवन अपना जो सुइगिन है वो सोच रहा होता है कि कहीं क्यों ना अगर मैं बता दूं सब लोगों को कि मैं ही वो छठवां बिलियनर हूं। तो अपना भाई ये सब सोच ही रहा होता है लेकिन तभी जो काफी सारे लोग होते हैं उसकी तरफ आना शुरू कर देते हैं एंड उसे पता चलता है कि असल में बाहर काफी सारे पक्षी है जो कि रिंग गिरा रहे हैं जो कि असल में स्टेज 18 में जाने की एक तरह की चाबी है जो कि उन सबको वहाँ पे टेलीपोर्ट कर देंगे ऑफ कोर्स वो रिंग। और जितने भी लोग होते हैं यानी पूरे गेम में जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन सभी को ये नोटिफिकेशन जारी होते हैं, उन सभी को रिंग मिल रही होती है एक्चुअली। इवन फौरन और हमारे भाई यानी सुइगिन को भी ये मिलती है वो लोग पहुंच जाते हैं स्टेज 18 में। डार्क टाइगर से हमें ये पता चलता है कि असल में स्टेज 18 में ये लोग छोटे कमजोर लोगों को भेजना चाहता है ताकि जो वहाँ का गार्डियन है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाए और स्टार्टिंग में एक वीक लाइन रहेगी जो कि बिल्कुल किसी काम के लिए और बाकी सारे मॉन्स्टर को हराएंगे तो काफी ज्यादा आसान रहेगा जिससे जो मोस्ट पावरफुल लोग है वो मेन गार्डियन से लड़े।
वही जो हमारे डार्क टाइगर का एक स्पेशल राइट हैंड जिसे हम कह सकते हैं बाशिरे, वो अपने एक स्पेशल अटैक का यूज करता है, जिसकी वजह से बस एक सिंगल ब्लो में काफी सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो एक ही बार में तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। वहीं तभी हम लोग को दिखाया था कि जो स्टेज होता है वो अपनी गार्डियन को समन कर लेता है, जिसका नाम होता है एशलिन। एशलिन इस जगह का गार्डियन है जो कि असल में काफी ज्यादा पावरफुल है एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल भी कहा जाता है। वहीं हमें टेमजन का असिस्टेंट और साथ में एक पर्पल कलर वाली लड़की दिखाई जाती है, जिसका असल में नाम निशिकाज होता है। बेशक ये भी असल में टेमजन की एक लड़की है, मतलब कि मेंबर यार। और ये लोग असल में यहाँ पे लास्ट गार्डियन का इंतजार कर रहे हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि एशलिन जो है उस पर काफी सारे लोग जो होते हैं नालायक लोग उस पर हमला करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि वो एशलिन को अकेले निपटा लेंगे, लेकिन एशलिन जो होता है वो उसके पास रिकवरी वाली मैजिक होता है, जिसकी वजह से वो वापस रिकवर हो सकता है। अपना जो सुईगन होता है बैटलफील्ड को देख रहा होता है आराम से पिलर के ऊपर, तभी उसके आसमान से देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की आती है, उसे एक पूरा घुमा के लात मारती है एंड अपने भाई को लगती है तगड़ी वाली। हालांकि 2 सेकंड के जन्नत भी दी जाती है। हम लोग को पता चलता है कि जो सुईगन होता है वो पूछता है उस लड़की से निशिका से क्या काम है तेरे को भाई। और जो निशिका होती है वो बताती है असल में काफी ज्यादा बोर हो चुकी थी, इसलिए सीधे यहीं पे आ गई। हमारा भाई उससे पूछता है कि आखिर उन लोगों ने री को किडनैप क्यों किया है। और जो निशिका होती है वो बोलते है कि भाई उसे इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है एंड तभी वो अपने मैजिक का यूज करती है और उसे दिखाती है कि आखिर असल में अभी री है कहाँ। हमारा सुजन जो होता है वो हमारे री को देख के काफी ज्यादा चिंता में हो जाता है एंड उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि जो दीवार होती है ये बिल्कुल ही साउंड प्रूफ होते हैं, तो ऑफ कोर्स उसको भी कुछ सुनाई देता नहीं है। पर एक को काफी ज्यादा खुशी होती है कि भाई उसकी जो बंदी है वो ठीक है। अभी निशिका कहते हैं कि असल में उसके मास्टर ने बोला कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है एंड वो बस उसे देखने के लिए आ गई। हमारे निशिका को ये भी कंफर्म हो जाता है कि असल में हमें सुगन के अंदर युगी की पावर है। वहीं दूसरी तरफ हमें एशलिन को दिखाया जाता है जो कि बस बाकी बंदों को मजे में मारा जा रहा होता है और उन्हें एक मॉस्किटो के द्वारा चूस के उनसे ब्लड निकाला जा रहा होता है, जो कि हमारे एशलिन के पास ही जा रहा होता है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल और फास्ट हो रहा होता है। लेकिन जब हमारे एशलिन जो होता है मजे कर ही रहा होता है, उसे एक पिलर के ऊपर लाइट से दिखती है एंड वो उस तरफ जाने की सोचता है। वहाँ पे जाता है और देखता है हाँ भाई क्या सीन चल रहा है एंड वहाँ पे देखता है कि असल में वहाँ पे हमारा सुगन है। हमारा जो एशलिन होता है वो कहता है असल में उसके पास ऑर्डर से कि वो उसके पास आए एंड हमारा जो एशलिन होता है उसे एक की भी दिखाता है और कहता है ये असल में स्टेज 0 की है एंड अगर तुम्हें यहाँ पे जाना है तो तुम्हें मेरे को हराना पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स स्टेज 0 में तुम्हें तुम्हारी पैक वाली पुरानी वाली मेमोरीज भी मिल जाएगी, बेशक यूकी की यानी मेमोरीज। और जो हमारे एशलिन होता है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है अपने ब्लड वाली पावर को यूज करते हुए। और जो हमारा सुगन होता है वो समझ जाता है कि ये जो बंदा है असल में उसकी को एक वीक पॉइंट की तरह दिखाना चाहता है, जो कि रावण की तरह असल में उसकी नाभि में ही है। और अभी जो एशलिन है असल में सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म में है, तो ऑफकोर्स इस टाइम पे हराना उसे काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अपना जो सुगन होता है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है चलो ठीक है फिर मैं लड़ता हूँ तुमसे और जीत के वो की तुमसे लूंगा। एंड तभी अपना जो भाई होता है वो अपनी पावर को यूज करता है और निशिका जो होती है बताती है हमारे भाई की पावर के बारे में। जैसे में जो सुजन है उसके पास 7 से 8 स्टोन है, जो कि और ये जो स्टोन है बिल्कुल रैंडमली शफल होके आते हैं एंड इनमें से जो भी मिलेगी तो वही पावर हमारे भाई को मिलेगी। ऑफ कोर्स ब्लू वाले को तो हम लोग भी जानते हैं कि वो कॉपी कर देता है पावर, लेकिन अब कौन सी मिलेगी वो तो हमारे को नहीं पता, तो देखा जाएगा कि आखिर हमारे भाई को कौन सी मिलती है। लेकिन हमारे भाई को जो रेड वाली मिलती है जो कि असल में काफी ज्यादा पावरफुल लगती है, क्योंकि जो रेड वाला स्टोन है ये हमारे भाई को एक अलग ही पावर देता है, जो कि असल में एक स्वॉर्ड की होती है, जो कि बिल्कुल ही एक अलग ही स्वॉर्ड होती है, जिसकी वजह से हमारा जो भाई होता है वो उस एशलिन का एक अटैक भी रोक लेता है। वो जो एशलिन होता है कहता है आखिर तुम इस स्वॉर्ड से क्या करने वाले हो, क्योंकि मेरे पे कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करता। हमारा सुजन जो होता है कहता है ये नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है एंड इतना कहने के बाद वो कहता है ये असल में बंक का ही है। क्या मतलब बस जोक से बात चल रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स वो बिल्कुल काम वैसे ही करता है, क्योंकि अपना जो भाई है जैसे उस अटैक का यूज करता है स्वॉर्ड को, एशलिन काफी ज्यादा बुरी तरह से घायल हो जाता है एंड उसके बाद ऑफ कोर्स आजू बाजू से ब्लड इकट्ठा करके अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि जो सेकंड अटैक होता है वो हमारे एशलिन काफी आसानी से डॉज कर लेता है एंड एक शील्ड की वजह से, और अब काफी ज्यादा पैसे भी ताकतवर हो जाता है और बड़ा भी। क्या बोला तूने? हमारा जो सुजन होता है वो उसके काफी सारे अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि अटैक को रोकते रोकते उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो टूटने को हो जाती है। वहीं तभी हमारे भाई को पता चलता है कि असल में इस मॉन्स्टर या फिर कि एशलिन के पास असल में बस 80 सेकंड्स है एंड उसके बाद वो एक्सप्लोड हो जाएगा, फट जाएगा एंड तभी हमारे भाई को कुछ करना पड़ेगा। तभी हमारा जो भाई होता है उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है एंड उसमें से एक अलग ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हमारा भाई जो होता है वो आसपास सभी जगह पे फैला देता है पूरे बैटलफील्ड में, ताकि जितने भी वहाँ पे लोग हैं उसे इनहेल करे। और तभी वहाँ पे आसपास जितने भी लोग होते हैं सब लोग सोचते हैं कि भैया यही मौका है, सब अटैक करते हैं उसके ऊपर, लेकिन असल में ये हमारे भाई का ही एक प्लान होता है। और ऑफ कोर्स हमारे भाई के प्लान के हिसाब से सब कुछ चलता है और हमारा जो मेन एशलिन होता है वो अपने एक मेन अटैक का यूज करता है, नीमेस प्लाज्मा ड्रैगन ऐसा कुछ, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे जितने भी लोग मरे होते हैं उनका भी ब्लड उसके अंदर आ जाता है एंड वो
एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन अब जो हमारा ये एस्लियन है वापस रिकवर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब ऑक्सीजन आ चुका है इसके ब्लड के अंदर। हमारा जो सूजन होता है एक केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट होता है, तो ऑफ कोर्स उसे पता होता है कि आखिर कैसे चीजें काम करती हैं। और उसी केमिस्ट्री का यूज करके अब जो हमारा एस्लियन वो रिकवर नहीं हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स हमारा अब ये हार चुका है गार्डियन। आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं भाई ये कैसे हो गया, इस बंदे ने तो स्टेज 0 के भी मतलब उस बंदे को हरा दिया, गार्डियन को। तभी जैसे गार्डियन मरता है वहां पे एक सिल्वर बैक्स नाम की एक अलग ही तरह की टीम आ जाती है, जो कि अपने आप को बिलियनर वाली एक टीम बताती है, जिनके अंदर ऑफ कोर्स सारे मेंबर जो है वो बिलियनर वाले हैं। वो जो सिल्वर बैक्स के लोग होता है वो हमारे भाई को कहता है ये जो स्की है ये हमें लौटा दो एंड हम तुम लोगों को यहाँ से जाने देंगे। वो जो सिल्वर बैक वाले लोग होते हैं सब लोगों को धमकाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपना जो भस्सुगन होता है कहता है अब चुप करो यार, तुम लोगों को तो भीख मांगना भी नहीं आता है। तभी वो जो सिल्वर बैक वाले लोग होते हैं वो अपने कॉइन्स निकालते हैं और कहते हैं देखो हमारे पास 100 मिलियन के एसेट्स है एंड ऑफ कोर्स उनमें से एक के पास 500 मिलियन के एसेट्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये लोग सोचते हैं कि ये लोग ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अपना जो भाई होता है वो अपने 10 बिलियन के एसेट्स दिखाता है, इन लोगों की फटके चार हो जाती है। तभी निशिकाश की टेलीपोर्टेशन के वजह से वो लोग पहुंच जाते हैं गेट 0 के एंट्रेंस पे, और एस्लिंग के साथ हमारा जो सूजन होता है वो चले जाता है उस गेट के अंदर। जैसे अपना भाई उस गेट के अंदर पहुंचता है उसे देखने को मिलता है एक पेड़ जहाँ पे वो बचपन में आया करता था। उसे काफी सारी चीजें पुरानी पुरानी फील होने लगती है एंड उसे लगता है कि हाँ भाई ये तो कुछ वैसा ही सीन है। उसको पुरानी यादें याद आने लगती है एंड तभी वो एस्लिन से पूछता है कि आखिर वो कैसे अपनी पुरानी मेमोरीज वापस ला सकता है। एस्लिन उसे बताता है कि इस फ्रूट को खा जाओ तुम्हें सब पता चल जाएगा। और हमारे भाई को यानी सूजन को सब कुछ याद आता है कि जब वो यहाँ पे आया था तब उसके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने हमारे री और साथ ही साथ हमारे सूजन दोनों को ही बचाने के लिए अपने इस सीलिंग मेथड का यूज किया था, ताकि दोनों के दोनों बच्चे बच जाएं एंड ऑफ कोर्स हमारी री बच जाए मेनली। एंड ऑफ कोर्स इन दोनों को सील कर दिया एंड ताकि इन लोगों की मेमोरीज यहाँ पे बंद हो जाए। और अपने ब्लड से एक गार्डन भी खड़ा कर दिया जो कि जगह अभी तक प्रोटेक्शन कर रहा था, लेकिन अब जो हमारा एस्लिन है उसका मकसद पूरा हो चुका है। और इसी के साथ जो एस्लिन होता है वो हमारे सूजन को कहता है कि अब से तुम ही वो लास्ट गार्डियन एंड ये रही तुम्हारी शक्तियां, मेरा काम तो हो गया भैया। एंड जितना कहने के बाद उसे एक स्पेशल गिफ्ट देता है एंड उसके बाद तभी बाहर का सीन दिखाया जहाँ पे जो सिल्वर बैक्स होते हैं वो अपने 100 मिलियन वाले बंदे से बात कर रहे होते हैं कि भैया ऐसा ऐसा सीन हो गया है, आखिर अब करे तो क्या करे। वैसे इनकी शक्ल तो टाइटन जैसी लग रही होती है, लेकिन तभी इनका जो लीडर होता है या फिर यूं कहें कि वो 100 के मिलियन वाला जो बंदा होता है वो कहता है चलो ठीक है अब मैं मैटर को अपने हाथ में लेता हूँ। एंड वो एक बंदा जो होता है वो एक स्पेशल तरह का अटैक शूट करता है एंड लिटरली वो जो अटैक होता है उस बंदे का वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि भाई जो मेजरमेंटल चीजें होती है ना वो भी टूट जाती है। मतलब इतना ज्यादा पावरफुल अटैक आ रहा होता है हमारी फोरोन और निशिकास के पास, लेकिन ये वो इतना खतरनाक अटैक आ ही रहा होता है हमारा बीच में शूगन आता है और अपने एक अकेले हाथ से उस अटैक को रोक देता है। फोरोन कहती है कि आखिर तुम ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, और हमारा जो भाई होता है उन्हें बताता है कि असल में वो सबसे ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग होंगे ना उन लोगों की जितनी हेल्थ होगी HP होगी उन सबका टोटल हमारे भाई पे अकेली है। मतलब अटैक बुरा नहीं था, अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन बस उसकी 1/5 थी मतलब HP बस उसमें गई। तब जो सिलिकॉन होता है वो हमारे री को बोलता है कि अगर स्टेज 0 एक्टिवेट हो जाता है तो ऑफ कोर्स वो उसको सूजन को वापस पहुंचा देगा, जैसा कि उसने पहले प्रॉमिस भी किया था। वही हम लोगों को दिखाया जाता है हमारे भाई का सीन जहाँ पे निशिकाश होती है वो सब बोलते हैं चलो फिर चलते अब तुम्हें टेमुजान की तरफ लेके। हमारा भाई भी निशिकाश के साथ बस जा ही रहा होता है, लेकिन वही पीछे हमारा जो सिल्वर बैक का जो लीडर होता है मंकी वो सभी के सभी वहाँ जितने लोग होते हैं उन सबको मारने की धमकी देते हैं और कहता है बिलियनर्स आओ और मेरे से लड़ो। वो यहाँ पे जितने भी कमजोर लोग हैं वो सभी के सभी लोग मेरे इस गोरिल्ला के द्वारा मारे जाएंगे। वहीं ऑफ कोर्स ऐसी धमकी सुनने के बाद हमारा जो भाई होता है काफी गिल्टी महसूस करता है और जाता है उन लोगों को बचाने। वो जो मंकी होता है वो हमारे भाई यानी शूगन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी बीच में एकदम से तेमुजान का जो असिस्टेंट होता है कूद जाता है और उस बंदूक की डायरेक्शन दूसरी तरफ कर देता है, जिसके वजह से हमारा जो शूगन होता है वो बच जाता है। एंड ऑफ कोर्स इतने खतरनाक अटैक से बचना काफी बड़ी बात होती है। ये बंदा जो असल में इसका नाम पर्पल है एंड ऑफ कोर्स ये टोडोम का जो क्लैन है उसमें का सबसे ज्यादा अपर रैंक में भी आता है। हमारा जो मंकी होता है वो इस बंदे से लड़के काफी ज्यादा मजे ले रहा होता है, कहता है कि भाई जैसे में अब आ रहा है ना असली मजा। तो हम लोगों को बताया जाता है कि असल में मंकी जो है वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट बंदा है 1 बिलियन या फिर बिलियनर बनने के। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि लगभग बस 1 या 2 ही गोल्ड को इसे चाहिए होंगे एंड ये बंदा पहुंच जाएगा 1 बिलियन पे। एंड ऑफ कोर्स 1 बिलियन की जो रेस चल रही है इसमें सबसे आगे बंदा है। हमारे टोडम क्लैन के जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे हमारे भाई सूजन को बचा रहे होते हैं। तभी जो हमारा भाई होता है वो कहता है क्यों नहीं किसी छोटे मोटे बंदे को मार लेता कि ये बन जाए 1 बिलियनर। लेकिन तभी टोडम का बंदा वहां पे आता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 बिलियन पे जो भी बंदा आता है उस पर एक स्पेशल टाइटल होता है, एक स्पेशल पावर होती है। क्योंकि जो सीक्रेट तरह के नाम है ये अलग तरह के नाम है, ये उन लोगों की कैरेक्टर के पता चलता है। जैसे कि पर्पल के केस में उसने इतना ज्यादा स्टडी की है, इतना ज्यादा केमिकल पे स्टडी की है कि भाई इसके वजह से उसे टाइटल मिला है। मतलब भाई जितने भी यहाँ पे बिलियनर है तो उन सब ने कुछ ना कुछ एक स्पेशल स्किल पाई है। किसी बंदे ने या तो सबसे ज्यादा मैजिक को
मास्टर किया है या फिर किसी बंदे के पास सबसे ज्यादा बस्टर्स है, ये सारी की सारी स्पेशल चीजें बस 1 बिलियन पे ही मिलती है। एंड ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता कि आखिर ये टाइटल, ये पावर कैसे मिलती है। इवन जैसे कि हमारे स्यूगन के पास भी एक अलग तरह की पावर है जो कि असल में किसी और के पास नहीं है। एंड तभी हमें बताया जाता है कि असल में 10 ऐसे लोग हैं जो बिलियनर बनने के बिल्कुल क्लोज है, लेकिन मंकी जो उन सब में से सबसे आगे है। मंकी जो असल में एक बीटा टेस्टर भी कह सकते हो, जो कि काफी साल से यहाँ पे है एंड ऑफ कोर्स मिलियन ऑफ लोगों को मार चुका है। मतलब कह सकते हैं बहुत शैतानी बंदर है और इस बंदर को फाइट करना काफी ज्यादा पसंद है। तभी जो हमारा स्यूगन होता है वो बोलता है, वैसे भी अगर तुम ये सब चीज सच भी बोल रहे हो, हम यहाँ पे फिर भी हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि तैमुजन और जो हमारे स्यूगन के ग्रैंडपा का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो इसी बात पे हुआ कि भाई स्टेज 0 का जो गार्डियन होगा वो मैं होऊंगा, यानी कि सूजन होगा। एंड ऑफ कोर्स उसे सभी लोगों से लड़ना पड़ेगा, इवन वो मंकी हो या फिर प्रीशियस क्लैन, उसे सबसे ही लड़ना होगा। एंड ऑफ कोर्स उसे ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सबको। इसी बात पे अपना जो सूगन होता है अपनी पावर का यूज करता है और पर्पल स्टोन पाता है, जो कि उसे स्पीड प्रोवाइड करता है। एंड ऑफ कोर्स स्पीड के साथ साथ उसके पास एक अलग ही तरह की पावर भी होती है, जिसकी वजह से वो सबको एक जगह पे इकट्ठा भी कर पाता है। वहीं तभी जो निष्काश होती है वो उस मंकी को बोलते हैं कि अगर तुम सच में किसी स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से लड़ना है तो तुम जाओ और तैमुजान से लड़ो, वो भी 1 ऑफ द 6 बिलियन में से एक है। एंड हमारा जो मंकी होता है इस बात पे एग्री कर लेता है और कहता है बिल्कुल कोई बात नहीं, मेरे को किसी और बिलियनर से इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं, मेरी किसी से दुश्मनी थोड़ी है, मेरे को तो बस बिलियनर बनना है। एंड इसके बाद से जो मंकी होता है वो भी तैमुजान की तरफ निकल जाता है हमारे सूगन और उसकी बाकी टीम के साथ। सो यार यहीं पे वीडियो खत्म होती है। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।